तो आइए एक बार फिर से हम आगे बढ़ते हैं अपने उस शो में जिसका नाम हमने रखा है दी मुकेश खन्ना शो। आपको तो पता है कि मैंने ये शो क्यों शुरू किया है। मैंने आपको महाभारत के उसमें संस्मरण बताने के लिए मैं अपने महाभारत के को आर्टिस्टों को के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ और मैंने उनको बुलाना शुरू किया है। पिछली बार मैंने अपने दुष्ट दुर्योधन को बुलाया था। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। चलिए आज मैं आपको उस कैरेक्टर से मिलाता हूँ, उस शख्स से मिलाता हूँ जिसकी महाभारत में जितनी भीष्म पितामह की महत्ता थी उतनी ही महत्ता उसकी भी थी। फर्क इतना था कि भीष्म पितामह महाभारत के कुरुक्षेत्र कुरु वंश के पिलर सीधे करने में लगे रहते थे और ये दूसरा कैरेक्टर था जो उसके पिलर को तोड़ने की कोशिश करता रहता था, पांसे चलाता रहता था। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं उस एक्टर की बात कर रहा हूँ जो महाभारत के बाद में जितना पॉपुलर भीष्म पितामह हुए वाइट कैरेक्टर को लेकर, वैसे ही वो पॉपुलर हुए अपनी एक तो लंगड़ाती चाल के ऊपर और दूसरे जो कैरेक्टर काला उन्होंने पेश किया था जिससे पितामह बाणों सभा के कुरु सभा के सिंहासन के इर्द गिर्द नचाते रहते थे अपने पांसों से। आइए मैं आपको मिलाना चाहता हूँ गूफी पेंटेड से जो मेरे बहुत करीब है। जितने दुर्योधन करीब था ये भी मेरे बहुत करीब है। तो मैं पेश करने जा रहा हूँ गूफी पेंटेड जी को। प्रणाम गंगा पुत्र भीष्म। कोरोना से तो सुरक्षित है ना? महाभारत का युद्ध कर चुके हैं तो सुरक्षित तो रखना पड़ेगा अपने आपको। लेकिन ये जो तुम कर रहे हो ना, यही चाहता हूँ हमारे देश की परंपरा लोग भूलते जा रहे हैं। आज इसकी आवश्यकता है। बैठो। जय हो। यही तरीका मैं बोलता हूँ कि आजकल हमारे इस परंपरा का हाथ जोड़ने का तरीका, आजकल तो बाहर के लोग भी आजकल ये करते हैं या कोहनी करते हैं। दूर से प्रणाम करो और सदा सुखी रहो। यही क्योंकि एक ही ये मुकेश जी जो है बीमारी है जिससे कि मैं कहता हूँ जैसे हम लोग महाभारत में बोलते थे शक्तिमान बनो, एकदम से क्रोध में आके अटैक कर दो और दुश्मनों को छोड़ो मत, शत्रुओं को। यहाँ पर मैं तो यही कहता हूँ पब्लिक को कि भैया डरो इस बीमारी से और सुरक्षित रहो। मैं देखो, तुम अगर इस बात की बात करोगे ना तो मैंने बीच में एक बार कहा था, मैंने कहा देखा कोरोना ने बहुत कुछ चेंज किया और कुछ अच्छी बातें भी सिखा गए, जैसे ये प्रणाम करने की बात है। मैंने कहा देखिए एक इंडस्ट्री में भी हमारी एक बहुत एक चलता हुआ एक परंपरा है। जब एक्टर बहुत दिनों बाद मिलता है ना तो आगे मिलता है झप्पी मारता है। अरे कहाँ था तू यार, किधर? मैंने कहा झप्पी कोई नहीं मारनी होती है, अभी जब भी वही आएगा वो ये करेंगे यार एट द मोस्ट हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे। बट कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया कि आप दूर रहकर भी, मैं तो बहुत कुछ बोल चुका हूँ कि बिना नजदीक आए भी इमोशंस होते हैं। जरूरी नहीं है कि हीरो हीरोइन आए तो ही इमोशंस होते हैं। पाकिस्तानी सीरियलों में भी देखो कभी एक टच तक नहीं करते पर इमोशंस। बट आप देखिए भाई साहब मुकेश, I was watching गांधी जी पिक्चर। यस। अच्छा, बाकी सारे अंग्रेज जो है ऐसे कर रहे हैं और गांधी जी ऐसे कर रहे हैं। उस सब ये परंपरा है। तो वो याद नहीं, एक हमारे जो राज बाबू हुआ करते राशि जी, उस जमाने से मैं तो फिल्म कर चुका हूँ पूरी उनके साथ, तो वो ऐसे बात करते थे। किसी वो गाना आपने बहुत अच्छा बताया, हम थोड़ा हंसते थे कि ये बार बार हाथ, लेकिन आज याद आ रहा है कि यही चीज उनकी अभी सबको करनी पड़ रही है। एंड यू शुड दैट वे प्रणाम भी करते। सो गुफी कैसे हैं आप? बस मुकेश, आई एम परफेक्टली ऑलराइट, थैंक्स टू पितामह, अभी तक जीवित हैं, कोरोना से बचे हुए हैं। मैं तो सबको कहना चाहता हूँ आयुष्मान भव, कोरोना को भगाओ। इवन शक्तिमान बन के कीटाणु मैन को भी भगा चुके हम लोग। लेकिन मैंने एक बात इसके पहले अपने दुष्ट दुर्योधन को कही थी। क्या दिन थे वो, ये चीज पूछना चाहूंगा तुमको, क्या दिन थे? मतलब ऐसे लगता है जैसे आप उस अगर समय पर जाएं, आपको फ्लैशबैक आए तो वो ऐसे लगता है आज के मुकाबले में जैसे स्वर्ग था। बहुत। और हम सब एक परिवार की तरह थे
खुशी में रहते थे, और हमारे बॉसेस भी बहुत खूबसूरत थे, खूबसूरत। बहुत अच्छे, That makes a पढ़े difference. लिखे और एजुकेटेड, और हर एक की तंगियों को समझने वाले, हर एक के कर्मों को समझने वाले, और उसी के मुताबिक वो उनको इनाम भी देते थे। सबको मिला के रखा था। और सबसे बड़ी बात है टाइम फैक्टर। उस जमाने में तुमको लग रहा है ना स्वर्ग है, तो आज का फिल्मी एटमॉस्फेयर, मैं तो बोल चुका हूँ, मेरे को तो बदनाम कर दिया, क्यों बोलते हैं आप, हम उस जमाने में फैमिली की तरह रहते थे। Absolutely, हर प्रोड्यूसर अलग अलग, अभी आजकल माफ करना मैं बोल चुका हूँ कि कुछ सब अलग अलग ग्रुप बन गए, तो वो सुख नहीं मिलेगा जो हमारे टाइम पे था। सर वैनिटी वैन्स जब से आ गई है ना, ये प्रॉब्लम आ गई है। आई हैव सैट विद बिगेस्ट एक्टर्स लाइक राज कपूर, दिलीप साहब, अबराम साहब, अपना राजकुमार, संजय खान, कुर्सियां लगा के बैठ जाते थे बाहर ही, बाहर कुर्सी लगा तो वो प्रोडक्शन की पेटी होती है, तो उसके ऊपर खाना वो जमाना अलग था। वो जमाना अभी मैं समझता हूँ वापस नहीं आएगा। अभी जैसे इतना सिक्लूडेड हो गया है कि सारे आर्टिस्ट अपनी अपनी वैनिटी वैन में जाके घुस जाते हैं, और वो मतलब वो एकता रही नहीं। कोरोना में होता तो समझ में आता, तो कोरोना के पहले से वो लोग अलग अलग रह रहे हैं अपने अपने कमरे में। अच्छी बात है। चलो एनीवे, मैं शुरुआत करते हैं उस जमाने की याद को ताज़ा करने के लिए। गूफी, मैं ये कहूँ, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महाभारत की यूनिट में सबसे पहला मेंबर अगर मैं किसी को जाना, इवन चोपड़ा साहब, रवि चोपड़ा भी सब बाद में मेरे साथ नजदीक हुए हैं, बट फर्स्ट पर्सन टू गेट इन टू टच विद वॉज गूफी पेंटर। तुम्हारे से मेरी शुरुआत हुई थी, और मुझे याद है कि तुमने मुझे टटोला था एक्चुअली, पर उसके पहले तुमने एक छोटी सी बात कर दी थी। तुमने मेरे से एक एड फिल्म की डबिंग करने के लिए फोन किया था, याद है? यस, बिल्कुल याद है। किसकी थी वो डुप्लीकेट? किसका डुप्लीकेट था वो? विस्तार में बताइए, मैं सुनना मेरा चाहता ख्याल है कोई ना कोई दोनों का रिलेशन, यानी एक मेरे भांजे दुर्योधन और एक मेरे पितामह भीष्म पितामह, इन दोनों का रिलेशन अमिताभ बच्चन से बहुत है। क्यों भाई? क्योंकि दुर्योधन का तो सब जानते अच्छा, हैं। दुर्योधन ने गुस्सा मारा इसीलिए, और मेरा क्या अमिताभ बच्चन से क्या रिलेशन है? आपका तो बहुत बड़ा है, क्योंकि उस वक्त मैं एक एड फिल्म बना रहा था, और वो थी चारमीनार सिगरेट की। चारमीनार की थी? चारमीनार ओके। की। और उसमें हमने बंगाल से एक लड़का पकड़ा था, वो डुप्लीकेट ऑफ बच्चन साहब। अच्छा, यह मुझे याद है। अच्छा, बच्चन साहब का डुप्लीकेट। अब हमने शूट तो पूरी फिल्म कर ली, वो 1.5 मिनट की फिल्म थी, कमर्शियल एड फिल्म, तो बहुत खूबसूरती से कर गया, लेकिन वो लगे तो बहुत खूबसूरत के बच्चन साहब आ गए, पर जो बात करे तो बोले ये सिगरेट पियो, तो सब गड़बड़ हो गई। आई थिंक प्लेन से उतरता है, कोई भी शॉट था कि हमने प्लेन से बाहर निकल के बोलता हूँ। तो वहाँ पर फिर मैं सोचने लगा भाई डबिंग करानी है, किससे कराऊं। तो मैंने 2-3 अपने लोगों से पूछा, तो वहाँ मुझे पता लगा एक कलाकार हैं मुकेश खन्ना, एंड वो रेडियो के भी आर्टिस्ट हैं, डबिंग भी करते हैं, और बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट हैं, लंबे चौड़े हैं। तो उन्होंने, किसी ने मुझे बताया कि यार वो बिल्कुल डुप्लीकेट अमिताभ है, जो मैं भड़कता था, मैं बाद में बताता हूँ आपको, लगने में भी और बोलने में भी। तो मैंने कहा अच्छा ये फटाफट मुझे पता दो। तो पता लिया, किसी ने टेलीफोन किया, और फिर आगे आपसे। तुमने फोन किया, मैं बताता हूँ आगे की कहानी। इसने मुझे फोन किया, गूफी ने फोन किया, कहा मुकेश हमने एक एड फिल्म बनाई है। मैंने कहा अच्छा, तो वो उसमें हमने एक्चुअली अमित जी का एक डुप्लीकेट लिया है, सिगरेट की नाम अभी समझ आता है। तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो बोला नहीं, उसमें एक्चुअली उसकी आवाज़ ठीक नहीं है। मैंने कहा सो फोन पे बात हो रही, तो हम चाहते हैं कि कैन यू डब फॉर हिम। मैंने कहा ओए, ऑलरेडी इंडस्ट्री में ये बात फैली हुई है कि मुकेश खन्ना जो है वो अमिताभ बच्चन की कॉपी करता है। मेरी 15 फिल्में थी उस टाइम लीड में, इसमें 4 फिल्में रिलीज हो गई थी, और मैं भड़कता था, ये मेरा फेस है, ये मेरी बॉडी है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरी आवाज है। अगर अमित जी मेरे बात में आते तो आप उनसे पूछते कि आप मुकेश खन्ना क्यों दिखते। तो मैं इतना भड़का हुआ था, और तब इन्होंने कहा कि, मैंने कहा देख मेरे यार ऑलरेडी बदनाम हूँ मैं, अब मैं अगर उसकी डबिंग कर लूँ और अगर कई लोगों में बात फैल गई बाहर, तो फिर मैं तो और बदनाम हो जाऊंगा। देखो ये तो मुकेश जी तो कर दे। तो इन्होंने मुझसे कहा नहीं मुकेश, वी विल नॉट लीक इट, बिल्कुल सीक्रेट रखेंगे, पर साहब ने नहीं रखी सीक्रेट। मैंने नहीं, वो क्या है, साउंड वाला जो था ना,
उसने किसी पेपर वाले को बता दिया कि ऐसे हमने एक फिल्म बनाई है, उसे मुकेश खन्ना ने अमिताभ के लिए डब किया। तो वहां से पोल खुली। बिल्कुल, फिर मेरे अच्छा, को you बुरा लगा। caught me, तुमने मुझे फोन किया, मैंने फोन किया। "Goofy, what is this यार, आपने प्रॉमिस किया था ये सब है।" और उन दिनों में क्या था, वो गए हुए थे हॉस्पिटल में। अच्छा, होली के टाइम था। हाँ, तो that is why you know it was उनको लगा कि मुकेश खन्ना सब उनकी for you फिल्में करेगा। and for me embarrassing इसलिए था कि इतना ये बात महान फैली नहीं कलाकार और उनके बारे में और हम उसके बारे में हम हम ऐसे बोल भी नहीं सकते। अब इसके बाद मैं गोफी आना चाहूंगा इस पॉइंट के ऊपर जो हाँ। जो कि तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ तुमने बिहार में कितने साल काम किया होगा? मैंने 20 साल काम किया होगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम, बहुत फिल्में बनाई, कितनी फिल्मों में तुमने किया उनके साथ? मतलब एक तो जहाँ तक मुझे बर्निंग ट्रेन थी, उसके पहले नहीं, बहुत कम से कम 15 18 फिल्में, लेकिन सबसे अहम बात और फिल्में, एड फिल्में, मेन डॉक्यूमेंट्रीज एंड टीवी सीरियल्स। लेकिन जो मुकाम, जो कहते हैं कि माइलस्टोन आया वो महाभारत को लेकर, दिस मैन वाज, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इफ मैं फिर अगेन कहूंगा, अतिशयोक्ति नहीं कहूंगा, कि जितने भी आर्टिस्ट बने हैं, चाहे दुर्योधन हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे मुकेश खन्ना हो, चाहे सुरेंद्रपाल हो, चाहे खुद को छोड़कर, सबके ऊपर इनकी कांटेक्ट बीच में आई, इन्होंने सबको बुलाया। तो मैं कह सकता हूँ कि इन सबको कास्टिंग भले चोपड़ा साहब ने की, लेकिन इंस्ट्रूमेंट वाज गोफी पे। कास्टिंग सबको बुलाना, इनकी एक छोटी सी, मुझे याद है तुम्हारे ऑफिस के कैबिन हुआ करती थी, और वो कैबिन में एक टेबल और कुर्सी लेके बैठे रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे। एंड तो वो याद है आपको कि यूज्ड टू कॉल एवरीबॉडी? यस। क्या करते थे? मतलब फोन सब घुमाते थे, फोन की बीच घुमाते थे, पता कर। मुझे पता है क्या कहा आपने? बोला मुकेश, ये दिस इज आफ्टर दैट एड फियास्को। इनका फोन आया 1 महीने 2 महीने 3 महीने पता नहीं, मुकेश वी आर मेकिंग महाभारत। अच्छी बात है, मेरे कान खड़े हो गए, बिकॉज मेरा पेट सब्जेक्ट था। तो वी वर ऑल टॉल पीपल। तो मैंने कहा समझ गया, मुझे टॉल करके उन्होंने फोन किया। मैंने कहा ओके, तो मैंने कहा कौन सा रोल दोगे? तो ही सेड मुकेश आई कैन गिव यू अर्जुन, कर्ण, कृष्ण, भीष्म। मुझे तो ए से बी पूरी मालूम थी। मैंने कहा ओके आता हूँ, एंड आई वेंट देयर कास्टिंग, और मैंने धोती पहन के मूंछ लगा के, और मैंने भी ऑडिशन। तो यू यूज्ड टू कॉल एवरीबॉडी दैट ऑडिशन। आई यूज्ड टू कॉल एवरीबॉडी, बट यू डिडंट गिव ऑडिशन इन स्टूडियो। स्टूडियो नहीं, मैं आपके ऑफिस के नेक्स्ट जगह पे पास में ही है, दूसरे कैबिन में। हाँ, कैबिन में। लेकिन वो जो सेंटर में था ना, कॉन्फ्रेंस तो लेकिन मैंने एक्चुअली 10 महीने 9 महीने जो स्टूडियो बुक करके फिल्मालया में करते थे। 3,500 फिल्मालया या फिल्मिस्तान? नहीं, फिल्मालया अम्बोली, ये जॉय मुखर्जी वाला। तो 9-10 महीने 3,500 लड़के लड़कियों का वहाँ पर, वही आपके पिताश्री और ये शांतनु सुनाता है खबर की। मैं जब गया तो हुजूम था लोगों के, सिर even नीतीश भारद्वाज, everybody was there. because they were all changed ना। कभी उनको इसके लिए बुलाया, नीतीश को विदुर के लिए बोल रहे थे, शांतनु को कृष्ण के लिए बोल रहे थे, इन सब के बीच में तो वहां पर उन लोगों को आप लोग दिन भर ऑडिशन करते थे। एक मैं आपसे ये कन्फेस करना चाहूंगा कि हम लोग जरिया जरूर थे, लेकिन करने वाला कोई ऊपर की बहुत बड़ी शक्ति थी। प्रॉब्लम देखिए, हमने कई लोगों को कास्ट किया और उनके जैसे आपने अभी फरमाया कि विपरीत हो गया। अब you were casted for द्रोणाचार्य। मैं वही बात बोलने जा रहा था कि अगर मैं ये भी कहूँ कि मुझे ना तो गोफी ने कास्ट किया है, ना चोपड़ा साहब ने कास्ट किया है, ना किसी ने कहा, बिकॉज चोपड़ा साहब सबसे पहले मुझे दुर्योधन बनाना चाहते थे। इनका फोन आया था, मुकेश पापा जी थिंक्स यू विल बी अ वेरी गुड दुर्योधन। मैंने कहा गोफी मैं विलन नहीं करता। मैं उस वक्त हीरो था, मेरे 8 फिल्में डब्बे में थी, 4 रिलीज हो गई थी। तो बोला मुकेश, मैंने कहा नहीं। तो अब मेरे भाई साहब बैठे थे, बोला तू पागल है, मना कर रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं विलन नहीं करता। वो बात चली, वेद भाई बैठे थे और मैंने मना कर दिया इनको। उसके बाद में मुझे याद है, मैं पहली बार जिंदगी में, मतलब मैंने आज तक किसी प्रोड्यूसर, माफ करना मैं आपके सामने फेस पे बोलता हूँ, योर प्रोडक्शन हाउस वाज द ओनली प्रोडक्शन हाउस जहां मुकेश खन्ना विजिटेड 10 times 20 times। yes. मैं उस वक्त मेरी 2 साल का हाइबरनेशन चल रहा था। मेरी 4 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। मैं फैक्ट्री जाता था ट्रेन में बैठ के, और फर्स्ट क्लास में कोल में जाके बैठ जाता था। मेरी रूही, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, दर्द दिल रिलीज हो चुकी। तो मैं जाके बैठ जाता था, तो मेरे को कोई लोग ऐसे
देखते थे ऐसा करके, फिर मेरे पास एक बता थे आर यू मुकेश कर, मैंने नो आई एम हिज ब्रदर, मैं बैठे रहता था। उस जमाने में इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, ऊपर वाले ने भी मुझे फ्री रखा। जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ कि नरेंद्र बेदी की पहली फिल्म खूनी, जिसमें मैंने गॉडफादर का रोल किया, डॉन कॉर्लियोन, अमिताभ बच्चन जी ने वही अदालत बनाई थी, जिसमें उन्होंने एक ही रोल सिंगल किया, मैंने एक सिंगल किया, उन्होंने डुप्लीकेट डबल रोल किया, डॉक्टर राही की उन्हीं वही लिखी हुई थी। अब मैं अगर वो फिल्म मेरी बन जाती ना, तो मैं राज बब्बर की तरफ फ्री नहीं होता, क्योंकि राज बब्बर को भी अर्जुन करना था। यस। और वो बोलता था, पापा जी ने कहा था तू पहले टाइम तो डेट तो निकाल, तो मैं मालिक की दया से फ्री बैठा था। तो जैसे इन्होंने कहा कि मैं मालूम पड़ा दुर्योधन ऑफर किया, तो फिर मैं पहुंच गया चोपड़ा साहब के ऑफिस में। यू वर देयर, डॉक्टर साहब सब बैठे थे, मैं पापा जी को, मैंने पापा जी I would love to be the part of Mahabharata. It's my pet subject. Oh, no, I liked your audition very much. I would like to give you one of the best roles. तो मैंने कहा ओके। अब मैं वहाँ पर आने जाने लगा, और मेरे सामने अर्जुन आया, मेरे सामने किरण आया, जो मैं करना चाहता था। गोविंदा was there. So casting मुझे एक और यहाँ पर इंटरप्ट करूंगा कि द बेस्ट पार्ट, इसीलिए मैं बोला ना कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति थी मेरे को ऊपर से, ये मुझे आयुष्मान भाव कहना लिखा होगा, इसलिए मैं भीष्म बन गया ना। बहुत बड़ा सेट स्टूडियो था उस वक्त, जो हमने एयर कंडीशन बुक किया और पूरा महल का सेट लगाया, जिसमें एंट्री थी राज बब्बर की, और उसके बाद मुझे दिखाना था कि मतलब मुझे क्या, हमें दिखाना था कि राजा शांतनु अपने पुत्र पितामह से बात कर रहा है। हाँ, वो जो कहता है कि तुमने ये प्रतिज्ञा क्यों ली। अब उसी दिन जिस दिन शूटिंग है, जो आप वाला रोल करने वाला था विजेंद्र काटगे, उन्होंने आके मुझे कहा कि मुझे बुनियाद से नहीं छोड़ना। अब ये तो मैं कहूँगा धन्यवाद ऊपर वाले कि मेरे को ये हीरा मिल गया उसके बदले। नहीं, अगर किस्मत में देखो, मैंने उसके बाद द्रोणाचार्य को हाँ बोल दी, क्योंकि दिस गाय कॉल्ड मी आफ्टर अबाउट 2 months, बोला मुकेश एक ही रोल बचा है, मुझे नहीं मालूम तुम करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि अर्जुन मेरे सामने चला गया। मैंने सुनाया भी था कि डॉक्टर साहब के मुंह से निकला, अरे अम्मा कल हमने अर्जुन देखा, उन्होंने एक कहा गए वो लोग में देखा होगा, तो मैंने कहा ये तो अर्जुन को तो मैं डायरेक्ट कर चुका हूँ एक प्ले में, मैंने कहा ये रोल गए। फिर पंकज धीर आया, वो भी लेके चला गया, मेरे पास कुछ बचा नहीं, बिकॉज आई नेवर थॉट अबाउट पितामह, आई नेवर थॉट अबाउट एनी अदर रोल एक्सेप्ट अर्जुन। और अर्जुन में अच्छा हुआ नहीं कर रहा, मैं आगे बात करूंगा। मेरे को फोन आया, मैंने कहा बोला एक रोल बचा है मुकेश, तुम करोगे कि नहीं करोगे? मैंने कौन सा बोला? द्रोणाचार्य का। मैंने कहा द्रोणाचार्य का, तो मैंने फोन के ऊपर 1 सेकंड का पॉज लिया, मैंने कहा चल प्रूफ ही करता हूँ। और he was happy, my brother got angry. तुम दुर्योधन मना करते हो, 1 man against 5 people, 1 man against Krishna, and तुम गुरु का रोल करते हो। मैंने कहा every role in महाभारत is योद्धा, it all depends how you depict it, because मेरे पास, मैं बहुत पढ़ चुका था। अब देखो मेरी किस्मत में आयुष्मान भव कहना लिखा होगा ना, ताकि मैं द्रोणाचार्य का रोल भी मैं हाँ करने के बाद भी मेरे हिस्से में नहीं आया, क्योंकि जैसे आप कहते हो कि विजेंद्र ने आकर कहा कि उसको छोड़ नहीं रहे हैं बुनियाद में, मुझे ये समझ में आई थी कि हमने जब मुहूर्त किया था, आपको याद है पूरी स्टूडियो में सब खड़े थे ऐसे, फोटो खिंचाई थी, जिसमें राज बब्बर मेरे साथ में खड़े थे और मैं खड़ा था। मेरे को बोल रहे हैं सर आप क्या कर रहे हैं? राज बब्बर वॉज द पर्सन जो मेरी पहली फिल्म खूनी की शूटिंग में उसका ऑडिशन लिया गया था, तो यूज्ड टू कॉल मी सर। तो उसकी पहली पिक्चर में आया था लड़का, जो उसके ऑडिशन था, बोला सर जी आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा अभी तक तो द्रोणाचार्य। I don't know why I said अभी तक तो मैं द्रोणाचार्य हूँ, क्यों निकला मेरे मुंह से मुझे मालूम नहीं। 15 दिन के बाद गोफी कॉल्ड मी, मुकेश तू आजा। मैंने कहा तू पागल है, अभी तो बच्चे हुएंगे, बड़े होंगे, फिर गुरु आएगा। बोला नहीं कुछ चक्कर चल गया, तू आजा। और फिर अल्टीमेटली मैं गया, मेरी दाढ़ी बनी, मेरी ड्रेस बनी। 3rd day we were shooting for देवव्रत। So this is destiny। जिसने मेरे को भीष्म बनाया, ये आदमी शकुनी बना, इसको खुद को भी नहीं मालूम था, एंड में जाके शकुनी बना, इसको जो बोला गया। So everybody was definitely, पर मैं इतना बता दूं आपको, I must give credit to VR Camp, जिन्होंने ऑडिशन की। मुझे एक बात याद आ रही है, जब तुम अपने बैठते थे अपने टेबल और कुर्सी लगाकर कैबिन में, वहां पर एक साइड में एक पूरा का पूरा एक तख्ता होता था, जिसमें लिखा रहता था कि भीष्मा विजेंद्र काटगे, कृष्णा खाली जगह, अर्जुन खाली जगह, कौन कौन से दिन चाहिए, प्रॉपर तुम लोगों ने बना कर रखा। वो मेरा थर्मोकोल था। लेकिन एक बात मुझे अच्छी सुनने में आई थी
आई थिंक तुम ही नहीं कही होगी मुझे लगता है, और कोई तो ये कहेगा नहीं। वो तो गूफी जब कोई आता था ना, जो ऑडिशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रगलर्स तो भरे पड़े हैं। अगर मालूम पड़ जाए महाभारत बन रही तो टूट पड़े थे पूरे हिंदुस्तान के लोग, एक्टर्स, ये बड़े बड़े एक्टर काम करना चाहते थे, फोन आते थे गूफी को, यार मुझे जैकी श्रॉफ वांटेड टू डू अर्जुन, राज बब्बर वांटेड टू डू अर्जुन। बट ये क्या करते थे साहब, जब लड़के बाहर आके खड़े होते थे ना, क्या है तो सर वो ऑडिशन देना है, देखो हमको तुमको एक थोड़ी दूर आगे जाके इतने टाइम पे एक और ऑफिस है, वहां पर उनको चाहिए छोटे छोटे, रामायण के ऑफिस में, वहां उनको छोटे हाइट के चाहिए, हमको बड़े बड़े हाइट के चाहिए, भगा लेता था उन लोगों को। सो यू नो ये मैं कहूंगा इस बात को कि कमाल की कास्टिंग हुई है जो बाद की महाभारतों में नहीं हुई है। भीष्म पितामह जो हंसने वाली बात तो है कि तुम सब योद्धाओं में सबसे छोटा तो मैं था प्रभु, मैं ऐसे देखा करता था इतने टॉल, और मैं सबसे छोटा, क्योंकि तुम पांडवों में नहीं थे, कौरवों में नहीं थे, तुम बाहर से आए हुए कंधार से, तो वो चलता है छोटा चलेगा। तो ये कास्टिंग जो हमारी महाभारत में की है, थैंक्स टू चोपड़ा साहब कैंप, थैंक्स टू यू नो द स्क्रिप्ट, थैंक्स टू द डिस्क्रिप्शन, एंड ही यूज्ड टू कॉल मी समटाइम। आई रिमेंबर सात्विकी का एक कैरेक्टर आया था, अभी इन्होंने कितना पढ़ा है मुझे नहीं मालूम, पर मैंने कितना पढ़ा है मुझे मालूम है। मैंने बचपन में गीता प्रेस गोरखपुर की 2 संक्षिप्त महाभारत चाट ली, मैं अपने बच्चों को, बिल्डिंग के बच्चों को पढ़ के सुनाया करता था। तो इसका फोन आया था, मुकेश ये सात्विकी कौन है, तुम्हें शायद पता नहीं याद है कि नहीं याद है। मैंने कहा जहाँ तक मुझे याद है सात्विकी एक अच्छा ओरेटर माना जाता था, उसमें कहीं लिखा था कि, तो इन्होंने फिर कास्ट इसको किया वो सोच कर कि वो ओरेटर अच्छा होना देखो तुम्हारे में मेरे में यही फर्क था कि तुमने ग्रेजुएशन में की थी उस सब्जेक्ट में, और मैं जो है टेस्ट के पहले जरा टेस्ट के पहले but I remember कि why I'm putting this point in there, ये मेहनत बाकी आने वाले 4 महाभारत में कहाँ हुई है। मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ, ऑडियंस को भी ये जानना चाहिए कि क्यों एक अच्छी चीज निकल के आती है, एक कृति, एक कला, because at that time we used to treat art for art, not art for money sake, you know, business sake. Exactly. And art for art sake में क्या होता है कि एक बड़े आराम से प्यार से बनाने वाली चीज होती है, इसमें आपको परिपक्व होना चाहिए, आपको सब्जेक्ट का मालूम होना चाहिए, जिसके लिए हमने 4.5 साल हमें मिले थे प्रोडक्शन। I started, you know, not I mean our unit started working on this subject, मतलब पेंसिल स्केचेस से लेके एक एक करेक्टर, और एक एक करेक्टर की करेक्टराइजेशन क्या होगी, उनके कपड़े क्या होंगे, बैकग्राउंड सेट्स क्या होंगे, ज्वेलरी क्या होगी, मुकुट कैसे होगा। 4.5 साल वी स्टार्टेड इन 4.5 साल 84 वी स्टार्टेड एंड 88 अक्टूबर 2 रिलीज, That was रामायण चलने के बाद हमारे को आया, और जुलाई 90 तक ये चली। और यू सी आजकल 10 साल चल जाते हैं, 12 साल चल जाते हैं सीरियल, और वो भी डेली, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं होता जो। मैं बताऊं कारण बताऊं क्या। देखिए तुम जो बात कर रहे हो ना कि तुमने डेडिकेशन चाहिए, हमको नॉलेज चाहिए, सब कुछ है। आज के लोगों में ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी फिल्म, बाहुबली फिल्म बनेगी तो वो लोग स्केचेस नहीं बनाए, सब बनाते। फर्क क्या हुआ बताता हूँ, फर्क क्या हुआ था 88-89 में जब रामायण और महाभारत एक के बाद एक आई थी, उस वक्त पूरा वर्ल्ड, पूरा इंडिया एक साथ में रामायण और एक साथ में महाभारत, करेक्ट। उस जमाने में एक टीवी एक चैनल होता था, आज के जमाने में 200-300 चैनल आ गए। आज के जमाने में टीआरपी एक डिस्टर्बिंग फैक्टर आ गई है। तो बाकी जितने महाभारतों ने जिसने बनाया है ना, उन लोगों ने ये मेहनत नहीं की जो गूफी पेंटल ने की, इनकी यूनिट ने की। उन्होंने कहा कौन बनेगा, अच्छा चलो, जैसे रोनित रॉय वाज वेरी पॉपुलर दैट टाइम, यस, रोनित रॉय को बना दिया भीष्म। ये कौन पॉपुलर लड़की है उसको द्रौपदी बना दिया। अरे एक काम कर, तू बन जा दुर्योधन। आई मीन मैंने देखा नहीं है पर आई कैन इमेजिन सारे मॉडल्स लोगों को बना दिया था। अर्जुन दिखते नहीं थे वो। आज हमारे 5 लोग खड़े हों, गूफी खड़ा हो या मैं खड़ा हूँ, दिखता है, कोई बोलेगा अरे देख ये भीष्म, ये देख ये भीम, ये गूफी, ये देख शकुनी, आज द्रौपदी। आज के 5 पांडवों में मैं ढूंढता हूँ अर्जुन कौन सा वाला है। सबके सेम फेस दिखते हैं, सबके 6 पैक दिखते हैं। सो कास्टिंग वाज नॉट डन द वे दीस पीपल डिड। आज के काल के जो पॉपुलर है बिकॉज टीआरपी चाहिए, और उन्होंने महाभारत को क्या बना दिया, आज का डेली सॉप बना दिया। नहीं, और एक और बात है ना, आजकल के बच्चे जो है वो इतना मतलब विद्वान नहीं है,
जैसे 25, 26, 30 के अंदर का बच्चा वो महाभारत जैसा सब्जेक्ट लिख रहा है, उसी उतनी Yes, knowledge, exactly. वो तो seriousness नहीं knowledge, है ऐसे। उतनी कहाँ knowledge, डाल- no, and per day one sequence, Goofy। एक दिन में एक एपिसोड, सर किसी का बाप नहीं देते डाल। पर मैं आपको बताऊं इसमें इंटरेस्टिंग You need need brain, brains, correct? you need time, you need money, you need everything. एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इस बात के ऊपर, क्योंकि मेरी और मैं नाम लेना नहीं चाहता पर लेना पड़ जाता है, जिन्होंने पहली बार महाभारत बनाई थी, जिसमें कहा था कहानी हमारी महाभारत, करेक्ट। उसमें मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू दे दिया था, फिर वो इंटरव्यू को जवाब देती थी वहाँ से, मैं यहाँ से जवाब देता था। उसमें उसने जवाब दिया, मुकेश खन्ना विदाउट सीइंग अ सिंगल फ्रेम ऑफ आवर सेज कि हम उनको क्रॉस नहीं कर पाए। मैंने कहा आप नहीं कर पाओगे पुत्री, आप कहाँ से डॉक्टर राही को लाओगे, आप कहाँ से पंडित नरेंद्र शर्मा को लाओगे, कहाँ बी आर चोपड़ा जी को लाओगे, कहाँ रवि चोपड़ा को लाओगे, कहाँ सतीश भटनागर को लाओगे। आज कहाँ है वो डायलॉग्स, भरकम वाले डायलॉग। आज हम 25-30 साल के बाद में भी मुझे आज किसी स्टेज पे खड़ा कर दो, मैं आपको शक्तिमान मैं महाभारत के 10 डायलॉग सुना सकता हूँ, या आपको 10 डायलॉग सुना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो क्रेडिट मूवी की नहीं है, मेरी नहीं है, क्रेडिट डॉक्टर राही मासूम रजा साहब की है, मक्खन की तरह। मक्खन की कहानी आप सुनिए। परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए पुत्री कि सूर्य के अभी अस्त होने में अधिक समय। बड़ा थॉट, जब सन थॉट उगता है तो परछाई बड़ी हो जाती है। अब देखिए क्या वजन है ये, इसलिए नहीं मुझे याद है कि मैं रट के बैठा हुआ हूं, मुझे इसलिए याद है कि वजन है। परछाई शरीर से लंबी होने आदमी को उल्टा सुल्टा करने में मजा नहीं आएगा। दोज वर द लाइंस उस डॉक्टर साहिब। आज कौन है डॉक्टर राही साहब का, यही मैंने एकता कपूर को कहा था, कहां से लाओगे। उनकी बहुत बड़ी एक विशेषता ये थी डॉक्टर साहब की कि वो गजल और गजलें और नज़में लिखते थे, तो उनमें रिदम बड़ी थी, ये शायद इसीलिए इनको रिदम बड़ी थी, वजन का और वो डायलॉग में ऐसी रिदम लेके चलते थे जो आजकल नहीं है। बट एक बात बता दूं आपको, उनके आने पर काफी बवाल मचा था। हाँ, कि भाई कैसे एक मुस्लिम जो है वो महाभारत लिख सकता है। डॉक्टर साहब को मैं बहुत नज़दीक से देख चुका हूँ, मतलब पान खाते रहते थे, हम आते या क्या कर रहे हो, आते थे, बहुत खूबसूरत उनके एक उनका अपीयरेंस होता था, अचकन बचकन पहनते थे, हाथ में शेरवानी होती थी, और मतलब हैंडसम दिखते थे उस एज में भी, पान खाए हुए। तो उनको कहा गया था कि महाभारत एक मुस्लिम कैसे लिखता, और उन्होंने जो जवाब दिया पूरे हिंदुस्तान, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, और जो उन्होंने बोला कि जितने यहाँ पर पत्रकार बैठे हैं, विद्वान जितने भी हो, यहाँ बुला लो किसी को। अच्छा। और मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। रियली? हाँ, कहते मैंने ये नॉलेज, अरे भाई उनका कोई आधा गांव कोई पढ़ ले तो, और ऐसे मतलब ऐसे नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं, मतलब he was already established in films, definitely films में स्क्रीन प्ले और ये फिल्म नहीं, उससे पहले उनके कोई 10 नॉवल भी छपे। तो उनकी बात कर रहा हूँ, वो कहाँ से एकता कपूर लाएगी, या बाद के जितने 3-4 महाभारतें बनी है, डायलॉग्स आर जस्ट डेली डायलॉग्स। मुझे पता है, मुझे याद है ऐसे ही कारपेट हुआ करता था, मुकेश शाम को मैं जाता था उनके साथ डायलॉग लेने, वो लेट के तकिया से तकिया रख के आओ सरदारा आओ। अच्छा, ऐसा बोलते थे सरदारा, मुझे हमेशा सरदारा बोलते थे, आओ सरदारा आओ बैठो। तो उनकी फेवरेट ब्रांडी होती थी कॉन्याक कॉल्ड नेपोलियन। अच्छा, वो पता। और बगल में उनके वो स्कॉच विस्की रखी होती थी, उनकी बार छोटी सी थी, तो बोले भैया मैं तो ये ले रहा हूँ, वो ग्लास पड़ा है, तुम अपनी विस्की ले लो और बैठो, और चाहे तमाम भीड़, बच्चे आए हुए घर में, पोते पोतियाँ और मेहमान आए हैं, शोर मच रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब यू नो आई सीन हिम एक टाइम पे 3 फिल्में अलग लिखते हुए, और ऊपर से महाभारत। वो सबसे ज्यादा तो मुझे वो विजुअल नहीं भूलता, वो जो लेट के लिखने का, बड़े आराम से लेके लिखते थे, क्या लिखे डायलॉग्स। और फिर बोलते थे कि सरदारा कल हमारी बहू से भुना हुआ गोश्त बहुत अच्छा बनाती है, वो लेके आना। ये तुम, और एक और बात तुम्हारे और मेरे लिए खास करके, भैया हमारे डायलॉग बोलते हो इवेंट में जा जाके। ये बात मैं बोलने जा रहा हूँ। उनके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमने उनको एक बार पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब हम सब लोग जाते हैं फंक्शनों में और आपके डायलॉग बोलते हैं, सर आपको हमको
आपको कुछ क्या देना चाहिए बताइए। बोला अरे हाँ तुम हमारे डायलॉग बोलते हो ना काफी है। मैंने कहा नहीं सब कुछ बोलिए, ऐसा करो तुम जहां से भी आते हो ना वहां की मिठाई लेकर आए। he was very fond of मिठाई। हम वही करते थे ना। और मैं देखिए ओपनली कहता हूँ कि आज मुकेश खन्ना अगर भीष्म पितामह के रोल में जाना जाता है, आज अगर मुकेश खन्ना डायलॉग्स के लिए जाना जाता है, महाभारत के बाद में भी मेरी फिल्मों के डायलॉग्स में चाहे सौदागर, सौगंध, तहलका, लोग मुझे डायलॉग्स के लिए जानते हैं, बट क्रेडिट गोज टू डॉक्टर राही बसु। पर एक डायलॉग का क्रेडिट मैं लूंगा। कौन सा? हर इवेंट्स में हम जाते थे और हम बहुत बड़ी पब्लिक होती थी, मतलब हजारों लोग, लाखों लोग होते थे, और वहां पर मैं अपनी झोली फैलाता था और कहता था कि मेरे भीष्म पितामह का विवाह करवा दो, कोई छत्रानी है। ये साला हर फंक्शन में माइक से बोलता था कोई है छत्रानी जो हमारे भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा तोड़ दे। मैं देखता था, मैंने अच्छा कोशिश करके देख लो। ये इसकी हर जगह पे थी। तो ये डायलॉग मेरा था। ये शादी के बारे में हर जगह मुझे बोलता था। पर एक बात बता दो मेरे डॉक्टर साहब के बारे में कि डॉक्टर साहब ने मुझे जो कुछ भी दिया है मैं उसको कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना जैसे कि मेरे को मैं उस वक्त विश्वामित्र भी करता था, एंड आई यूज्ड टू गो फॉर 3 days और कम बैक ऑन 3rd day। गूफी का फोन आता, मुकेश डबिंग है करने को, और वहाँ का जो दासरी नारायण राव के साथ मेरा करार था कि मुकेश 16 घंटे में, उसको एक फटाक से बनी थी विश्वामित्र। रामाराव कर चुके थे। नहीं वो उस वक्त अंदर की बात अगर तुमको सुनिए तो बताऊं। अच्छा। रामाराव बना रहे थे मीनाक्षी शेषाद्री को लेकर विश्वामित्र, और यहाँ पर उसको तोड़ने के लिए आई कैन नेम अच्छा टॉप से राजीव गांधी की तरफ से आया था कि भाई आप एक सीरियल बनाओ, और डॉक्टर और मुझे दासरी नारायण राव ने बुलाया इधर बड़े होटल में। मैं गया, मैंने वहां गया, बैठा ऐसे बैठा हुआ था, बोला मुकेश वी आर मेकिंग विश्वामित्र। वो शालीमार में मैंने कहा अच्छा, तो बोला एक ऐसा है मुकेश, हमको काम करना पड़ेगा बिकॉज एकदम हमको उनके सामने बना के फटाफट करनी है। तो मैंने कहा देखो दासरी जी, एक सिर्फ कंडीशन है, जब भी चोपड़ा साहब मुझे बुलाएंगे ना तो मुझे जाना पड़ेगा। आई लाइक योर लॉयल्टी, यू नो आई हैव गॉट 34 असिस्टेंट्स, सब बड़े हो गए आज, ओके आई लीव यू। सो इसका मुझे फोन आता था, मैं 2 दिन पहले गया था, एयरपोर्ट वाले भी हैरान होते, मेरे पास टिकट नहीं होती थी, मैं पहुंच जाता था, वहाँ खड़ा हो जाता था। तो बोला अरे सर परसों तो आप इधर से गए हैं। मैंने कहा वापस आ गए हो। तो आई यूज्ड टू कम हियर डू डबिंग एंड गो बैक। तो मुझे याद है कि मैं दाढ़ी लगा रहा होता था और मेरे सबको सुनाता था वहाँ के इंसिडेंट्स, मेनका और विश्वामित्र का कैसे शूट किया, गाना अनाज, ये तो सब सुनते थे। और अचानक वो भल्ला बेचारे डेथ हो गई, हमारा बहुत टेरिफिक असिस्टेंट था, वो लाके मुझे स्क्रिप्ट देता था, आनंद वाला। तो मैं ऐसे पढ़ता था, मैं उसको बोलता था 3 बड़े बड़े पैराग्राफ है, तुम अभी लाके मुझे दे रहे हो। अरे तेनू की जरूरत है मुकेश, तू इतने बड़े बड़े डायलॉग बोल चुका है। दैट बिकेम द माय प्लस पॉइंट कि मुकेश खन्ना को डायलॉग्स बड़े बड़े तो चलता रहता है, बट दैट क्रेडिट गोज टू डॉक्टर राही बसु। आई यूज्ड टू टेल हिम ऑन द फोन, अरे अम्मा तुमने अच्छा किया आज। तो मैं सर आपका एक वर्ड मिस कर गया। अरे नहीं अम्मा तुमने अच्छा किया। सर वर्ड मिस करना भी बड़ी बात होती थी डॉक्टर राही। नहीं बहुत आज कहाँ है बताइए आप आज। इसीलिए मुझे शिकायतें आज के महाभारतों से गूफी इसलिए है, स्पेशल इफेक्ट्स हैं, सेट्स हैं, बड़े पैसा खर्च किया है, बड़े तुम्हारा जो वो चौसर का सीन था, एकता कपूर की महाभारत की शुरुआत उसी से हुई थी, और उन्होंने आउटडोर में एक बहुत बड़ा वो बनाया था जहां पर चौसर खेल रहा है, इफ यू रिमेंबर फर्स्ट एपिसोड से स्टार्ट किया था उसने। अब सोल नहीं थी, आत्मा नहीं थी, ये सिर्फ शरीर से इन्होंने बनाया है, इन्होंने उसको डेली सोप बनाने की कोशिश की। उसमें बड़ा मजा आया था। उन्हीं दिनों में फिर हमारा इंटरव्यू लिया गया, शायद आप भी थे उसमें, तो टीवी चैनल न्यूज चैनल्स ले रहे थे, तो उसमें ये पूछा गया कि भाई इस महाभारत में और आपकी महाभारत में आप तुलना करो, तुलना क्या करें। बेस्ट जवाब दिया था हमारे भीम जी ने। भीम कहते हैं ले द्रौपदी ने तो कोई कपड़े ही नहीं पहने तो वस्त्र रंग किया। दिस इज आवर प्रवीण कुमार, जिसको हम लोग पाजी बोलते थे। मेरे को बोलते थे पितामह, ये सब छिछोरे जो अर्जुन के, ये मेरे को बोलते थे ये सब छिछोरे हैं। I used to be a different person. पितामह को वो सफेद शुतुरमुर्ग बोलता। अरे बहुत अच्छी बात, मैं सुना भी चुका हूँ। उसे कहता है मैं माया ये चिट्टा कुक्कड़ मर्दानी, चिट्टा कुक्कड़ सफेद शुतुरमुर्ग। So I think there is no reason for comparing, because जो हमने किया, कर्फ्यू लगा दिया पूरे हिंदुस्तान भर में,
बात की नहीं बनी, क्योंकि बात की उन्होंने एक तो डेली सोप, महाभारत डेली सोप का सब्जेक्ट नहीं है, शक्तिमान भी डेली सोप का सब्जेक्ट नहीं है। 7 दिन के बाद एक आवे तो आदमी को बनाने को टाइम, एवरी डे बनाते जाओ तो you're just churning out. But you know one thing, we had bank of 20 episodes always ready. Because we were doing 5 महीने continuously shooting. 5 महीने ahead थे हम। तो कहने का तात्पर्य है कि गूफी की मेहनत, चोपड़ा साहब की मेहनत, डॉक्टर साहब की मेहनत, आज हम जो कुछ भी बने हैं महाभारत में, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट। मैं हमेशा कहता हूँ स्क्रिप्ट से ऊपर एक्टर नहीं हो सकता। जैसे मुझे डॉक्टर साहब ने कॉम्प्लीमेंट किया, मुझे फोन में कहा था, मैं कहा डॉक्टर साहब आप अच्छा लिखते हैं, अमा तुम अच्छा करते हो। मैं नहीं, डॉक्टर साहब आप अच्छा करते हैं, अरे अमा तुम अच्छा करते हो, 30% नहीं मिलता हमें तुम्हें, तुमने हमें अधिक दिया है। देन आई रियलाइज कि राइटर लिखता है, एक्टर रेसिप्रोकेट करता है, वाला चाहिए। कभी कभी 30% भी वापस नहीं करता राइटर की इमेजिनेशन का। और ये मेरे को ओपनली बोल रहे हैं, मुकेश जब तुम्हारा सीन आता है ना तो मेरी कलम ऐसे चलती है। आई थिंक मैक्सिमम अगर हमने किया होगा दोनों ने, हम दोनों ने काफी शोज इकट्ठे किए। शोज, यस। अब ये कहाँ पॉजिटिव मैं कहाँ नेगेटिव, लेकिन कमाल ये थी कि ये जोड़ी मतलब हमेशा ये हमारी नंबर 1 जोड़ी थी, मैं और गूफी। अब मैं उसी पर आऊंगा, मैं लेट अस नॉट शिफ्ट फ्रॉम महाभारत, बिकॉज लोग बोलेंगे हम अपनी महाभारत को का महिमा मंडल कर रहे हैं। व्हाई नॉट यार, वी आर प्राउड ऑफ इट। व्हाई नॉट। जैसे अभी बीच में घटना हो गई थी कि रावण के महिमा मंडल किया जा रहा है, रावण को, जो एक फिल्म बन रही। मैं महिमा मंडल नहीं करना चाहता, पूरी वर्ल्ड जानती है, और ये पहली बार कोरोना ने सबको फिर से याद दिला दी उसको। मैं एक बात बताना चाहूंगा शोज के बारे में। जैसे इन्होंने अभी एक पॉइंट उठाया कि हम सबके बीच में गूफी नंबर और मुकेश खन्ना की जोड़ी को जैसे एक बार मैंने आपको याद है, मैंने पिछले एपिसोड में विदुर की एक छोटी सी मैंने उसकी विवशता सुनाई थी। मुकेश मैंने इतना अच्छा किया है सब सीन्स, ये मैंने कहा बहुत अच्छा किया, मेरे को शोज में क्यों नहीं बुलाते। मैं समझाया उसको, मैंने कहा देखो जब एक शो वाला जब ऑर्गेनाइज करता है ना, उसके पास बजट होता है, पहले वो स्टार्ट करता है, चलो हो सकता है पहले मुकेश खन्ना को या गूफी पेंडल को, फिर अर्जुन को, फिर कृष्णा को में भी, फिर बाद में उसके बाद में दुर्योधन भी होते हैं, ये भी होते हैं, तेरे तक आते आते पैसे का बजट खत्म हो जाता है। तो हम लोग जाते थे, मैं उसके बारे में कुछ तुमसे पूछना चाहूंगा, तुम्हें याद है वो सारे फंक्शंस जो हम देते थे साथ में? एक तो फंक्शन सतना का था जो मैंने पिछली बार तुमको सुना दिया था कि हमने फ्लाइट मिस की, एक के बाद मिस की, और हम लोग अल्टीमेटली ट्रेन में बैठे, जहां पर इनको एक बहुत ही क्या बोलते हैं आपत्तिजनक स्टेटमेंट मिला एक बंगाली कपल से, हम भीष्म को तो बिठाएंगे लेकिन हम शकुनी को नहीं बिठाएंगे। हंसने लगा, मैं भी दुष्ट शकुनी। दैट शोज। जैसे कल मैंने अपने एक चैनल के डिस्कशन में मैंने एक बात कही, ये बात निकली थी रावण को लेकर, जैसे कि रावण का नाम से क्या फर्क पड़ता है। एक लड़की, बहुत माफ करना बोलना नीचे, एक्ट्रेस थी, वो कुछ अमेचुरिश आर्ग्यूमेंट दे रही थी कि नाम से क्या होता है। वो जो सैफ जो है वो अपने रोल के बारे में बात कर रहा है। मैंने कहा ओए रोल के बारे में नहीं, रावण के बारे में बात कर रहा है। तो मैंने कहा आपको पता है नाम क्या होता है? मैंने कहा हमारे इंडस्ट्री में प्राण साहब थे, इतने विलन्स के रोल करने के बाद में मैंने सुना है, इट्स अ फैक्ट, 1947 के बाद में किसी ने भी अपने बेटे का नाम प्राण नहीं रखा। दैट इज बिकॉज ऑफ हिज इमेज। तो रावण नाम रखते हो आप, और रावण को बोलते हो कि रावण को महिमा मंडल करेंगे आप। मैंने कहा तो कहीं ना कहीं बात निकल रही है कि उसने, ये हमारे लोगों की बहुत एक भोलापन है, ये बहुत हमारे पूरे हिंदुस्तान में, मैं कई बार कहता हूँ, मैं अर्जुन को भी कह चुका हूँ तेरे सामने, ओए कॉलर मत अब कर। हम लोग ऐसे चलते थे, हम लोग जब फंक्शन में जाते थे तो ऐसे चलते थे, हीरो चल रहे, स्टार चल रहे। मैंने कहा ओए तेरी वजह से नहीं, ये सब भोले भाले लोग हैं जो तेरे में अर्जुन देखते हैं, इसमें शकुनी देखते हैं, मेरे को वो देखते हैं। तो अल्टीमेटली ट्रेन में जो बैठे हुए बंगाली कपल को हमारे पे किसी को बिठाना था, एक सीट एक्स्ट्रा बिठाना था, उसका बच्चा भी, भीष्म को बिठाएंगे हम, शकुनी सो इट इज हिज क्रेडिट। आई वुड से कि इसने वो इमेज क्रिएट किया। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। वी वर, एक बार याद है आपको कि वी वेंट टू गेट ऑनर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। उसमें अपना प्रेसिडेंट जैल सिंह थे और सब बड़े बड़े लोग थे। तो हम लोग मेरिडियन में ठहरे हुए थे, दिल्ली में मेरिडियन में। अब आपका 516 रूम नंबर था, मेरा 515 में। एक बुड्ढी सडनली, हम लोग शो करके आते हैं, बुड्ढी आती है, नॉक करती है मेरे रूम में। मैं खोलता हूँ, मैंने कहा जी माता जी हुक्म, कितनी आपसे मैं अपनी पुत्रियों को आशीर्वाद देने आई, तो आप इनको आशीर्वाद।
मैंने कहा जी रॉन्ग नंबर है, वो जो बगल में 516 में सफेद वस्त्रधारी है ना, तो वो धारी उसको पकड़ो जाके मुकेश आज के बाद वहां से मैं तो पास से फेंकूंगा। मैं तो अलग हूँ, मैं तो कहते नहीं आपके जो है ना ज्यादा लगते हैं। अच्छा। कहते हैं कि जो ऐसा प्राणी होता है ना जो एक बार आशीर्वाद दे दे शकुनी तो सबको लग जाता है, तो ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं। But that is what our India is all about. आज हमारे इंडिया चल रहा है because of आस्था। मैंने कल को आर्गुमेंट किया बहुत, मैंने कहा ये करोड़ों की आस्था से मत खेलो। राम रावण नहीं बन सकता, रावण राम नहीं बन सकता, राम को दाढ़ी नहीं लगा सकते आप, करोड़ों की आस्था है। So do not try to change our एपिक के कैरेक्टर। एक बहुत स्टूपिड स्टेटमेंट दिया उसने कि हम रावण को दयालु बनाने रहे हैं, हम उसको मानवीय रूप दे रहे हैं, हमारा कैलेंडर इमेज है और हम उसको दयालु रूप दे रहे हैं और उसको हम लोग जो है ना सीता के हरण को न्यायोचित बता रहे हैं। मैंने कहा देखो, मैंने छोटी सी 2 मिनट की वीडियो डाली थी, मैंने कहा देखिए आप हमारे एपिक के किरदारों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, मत लगाइए ताकत, मत लगाइए। जो बुरा है उसको बुरा रहने दीजिए, जो अच्छा है अच्छा। तो मैंने कहा आप अपने धर्म में से किसी कैरेक्टर को उठा के आप चेंज करके बताओ ना, मैं आपकी ताकत को मान जाऊं। नहीं करते। सो दैट्स अ डिफरेंट इशू वी हैव डिस्कस विद द गोफी अपना ये दुर्योधन लॉर्ड ऑन दी क्यों हिंदू धर्म के ऊपर अटैक। Yes. बट कमिंग बैक टू शोज, डू यू रिमेंबर अ शो कॉल्ड परतवाड़ा? महाराष्ट्र में एक जगह है, मैं कहता हूँ देखो मैं आपको ओपनली बोलूं कि हम हिंदुस्तान में ऐसी जगहों में गए हैं जहां जिंदगी में शायद कभी नहीं जाते, माफ करना। साउथ टू ईस्ट टू नॉर्थ टू वेस्ट, परतवाड़ा एक छोटा सा गांव है महाराष्ट्र में। मैं और ये 2 अकेले को इनवाइट हुआ था, मुझे पता नहीं क्या था, स्टेज फंक्शन था क्या था पता नहीं, बट मुझे जो याद है ना वो लास्ट पोर्शन याद है। तुम्हारी बीवी भी थी उसके साथ, भाभी जी साथ में थी। और हम लोगों को शायद तुम तो ये तो बच्चा तो पहले पैदा भी नहीं हुआ होगा मैं समझता हूँ आपका उस वक्त जब। नहीं ही प्लेड यंग करण। अरे हाँ, ही प्लेड यंग करण ऑल्सो। बट मुझे याद है कि हम लोग जैसे शो खत्म होता ना, जहाँ सतना की बात की थी कि 2 गाड़ियां छोड़ी थी, एक हमारी गाड़ी के आगे एक गाड़ी खाली चल रही थी। मैंने कहा यार क्या करें, रास्ते में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए ना। यहाँ पर उल्टा हुआ, रात को 11:30 बजे 10 बजे पैकअप हुआ उनका शो का, हमको छोड़ने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही उन लोग को। जल्दी करें, बैठते सर कहाँ है, गाड़ी लाओ, घर लाओ, कर लो और लेके पता लगा गाड़ी आई, हम लोग को बिठा के गए, हम तीनों, मैं ये उनकी बीवी स्टेशन तक पहुंचे, पता लगा ट्रेन का टाइम होगा, ट्रेन का भाग, मैंने कहा चल भाग। हम तीनों भाग रहे हैं, बीवी भाग रही है, ये भाग रहे हैं, और जैसे हम ट्रेन तक पहुंचे, चलने का टाइम था, मालूम पड़ा 2nd क्लास की टिकट दी थी उन्होंने, 1st क्लास की टिकट भी नहीं थी। तो मैंने कहा देखो आने के टाइम बोलते आओ, उसके बाद जाने के बाद दैट वाज परतवाड़ा। एक और फंक्शन मुझे याद है, इफ यू रिमेंबर वी वर इन सूरत, एक किसी के मैरिज फंक्शन में, जो आजकल मैं नहीं जाता, मुझे कई बार फोन आते हैं शादी में, मैंने कहा शादियों में मैं नहीं आता, मुझे शादी में पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता। पर उस वक्त एक चलन थी हमारी, यहाँ से कॉल वहां से कॉल, कितना पैसा दोगे, कितना पैसा दोगे, ये बोलता था, ये दुर्योधन आके बोलता था पितामह, दिल्ली में बैठे होते थे होटल में, पितामह 7:30 8 बजे का फंक्शन था, एक और फंक्शन मिला है। मैंने कहा पागल है तू, नहीं वो अपटॉन टीवी दे रहे हैं हम लोगों को। पता लगा कि 6 लोगों को उसने बुलाया है, कमरे से बुला रहे, जल्दी तैयार हो गए, भाग गए। अब देखो हमने वहां चले गए सूरत में, मैं बैठा था शादी के फंक्शन में, टेरिस पे था, और हम लोग ऐसे दूल्हा दुल्हन ऊपर वो ऑर्केस्ट्रा अपना ऑर्केस्ट्रा बजा रहा था, और मैं और गुफी साथ में बैठे थे। वहां पर एक आदमी ने अपना कुछ गाना वाना गाया होगा, फिर आके सडनली बोलता है, अरे पितामह आइए ना, नाचिए हमारे साथ आके, आपने एक्टिंग तो बहुत अच्छी की है, डांस करके दिखाओ। तो मैं ऐसे बैठ के उसे देख रहा हूँ, मतलब मेरी आंखों में अगर शक्तिमान की तरह वो होता तो मैं झूम करके उसको उठा देता है। बट एक मैं इंसिडेंट, नहीं तो सुन इसको एंड कर, तेरी बात तो तुमने इन्वॉल्व है इसमें। अच्छा। तो मैंने उसको दिखा से, मैंने कहा अरे आइए ना, हमको बताइए, आप भी तो प्लीज आइए। फिर भी मैं बहुत डीट हूँ, नहीं करना तो नहीं करना। तो गूफी पेंटल को उसने गूफी का बोला, शकुनी जी आप तो आइए, ये उठ गए और ये ऊपर पहुंच गए स्टेज पे, और वो साथ में थोड़ा बहुत झूमे होंगे, डांस वांस किया होगा, करके आए, और वो कट हुआ, फंक्शन खत्म हुआ, हम लोग सब लोग डिनर कर रहे थे। तो एक बूढ़ा आया मेरे पीछे, बोला सर मैं अटलांटा से हूँ, NRI था। बोला सर आपने, मैं देख रहा था कि आप हाँ बोलोगे कि ना बोलोगे, आपने बहुत अच्छा किया, आपने डांस के लिए नहीं बोला। सी दिस इज देयर इमेज। मैंने कहा अभी आप किसको नचाओगे, उस पितामह को नचाओगे जिसको शकुनी, और मैंने माइक पे, मेरे को माइक दिया गया, मैंने बोला आते ही स्पीच दी, मैंने कहा इन्होंने
उन पितामह को नचाने की कोशिश की जिसको शकुनी ऑलरेडी अपने 500 के द्वारा हस्तिनापुर के सिंहासन के इर्द गिर्द नचाता रहता। उस पितामह को नचाओगे तो वो आदमी इतना खुश हो गया मेरे को देख के कि आपने मुकेश जी बहुत अच्छा किया जो नहीं नाचे आप। मैं उसी क्या वो उसी सूरत की बात कर रहा हूँ। इफ यू रिमेम्बर, लेट्स उसको हम पीछे जाते हैं, रिवर्स जाते हैं, रील को वापस वहां से ले जाते हैं कि हम यहाँ से गाड़ी चढ़े थे। ओके। गाड़ी चढ़े थे और सूरत में जैसे ही लैंड किए तो वहां लड़कियां ही लड़कियां हार लिए फूलों के, और वो वहां से लेकर जो कम से कम 5 मील के डिस्टेंस पे, 5 मील के डिस्टेंस पे जहां तक हमारा वेन्यू था, फूल फेंक रहे थे हमारे। वो मुझे याद नहीं। अरे गार्लैंड्स एंड फूल, लड़कियां एक ही ड्रेस में, गुजराती ड्रेस। प्यार तो बहुत था। मैं तो कहता ये भोले लोग हैं जिनका प्यार है हमको, जिनको हमने यहाँ तक पहुँचाया है। शोज हमने बहुत किए हैं। मैं तो शोज की बात करूँगा, भरतवाड़ा मुझे याद है, सूरत मुझे याद है, मुझे एक और जगह याद है जहाँ पर हमने रोटरी शो एक हमारा दिल्ली में हुआ। ये मैं इसलिए सुनाऊंगा कि माय सिस्टर एंड माय ब्रदर इन लॉ का रोटरी क्लब के वो प्रेसिडेंट वगैरह कुछ थे, उन्होंने एक कॉटेज करके या पता नहीं विलेज करके एक बहुत बड़े हॉल को बुक किया था। मैं इसलिए सुनाना चाहूंगा, अगेन हम दोनों की जोड़ी थी उसमें। तो हम लोग एज ए चीफ गेस्ट करना कुछ नहीं था, हमने कुछ स्टेज कुछ नहीं किया था, पर सब लोग आके बात करते थे और खड़े होते थे। तो हम लोग ने एक कोना पकड़ लिया था, हम कोने में से खड़े रहते थे, ये खड़ा हुआ है, और इतने में एक आदमी आया सडनली पीछे से, बोला शकुनी मामा, शकुनी जी। तो ये बोला क्या है, आपकी बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। बोला क्यों? आप लंगड़ा के चलते हैं ना, तो आपको याद रहता है कि आपको कौन सा पैर लंगड़ाने का और कौन सा पैर नहीं लगता। अब मैंने इसको ऐसा करके देखा, गूफी ने मेरे को देखा, क्योंकि इनका एक्चुअली ओरिजिनली कुछ एक इंजर्ड हो गए थे, तो इसलिए इनका वो था। बाद में जब हम फंक्शन में गए थे तो ठीक हो गए थे, इन्होंने ऑपरेशन करवाया। तो वो आदमी क्या बोलता है इनको देखकर कि आप, उसने तो चलता रहेगा बराबर, बोला आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, आपको याद रहता था कि आपको इस पैर से लंगड़ाने का नहीं, उसी पैर से। तो नहीं, वो मैंने 2 साल पेन किलर खा के गुजारा किया। आई केप्ट इट ओनली फॉर दिस कैरेक्टर। नहीं तो ये तो उसका एक प्लस ऑपरेशन पहले हो जाता, डिले करवाया, मैंने डिले कराया। और तूने कहा भी था कि मैं डालना चाहता हूँ इस तरह के चीज को, तूने चोपड़ा साहब को कहा था, तो उसमें मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये भी हमारे फंक्शनों में जितने हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं समझता हूँ किसी और को नहीं होंगे। और एक और बात बताऊंगा, मेरा और इनका रिलेशनशिप, एक सीरियल आई थी चुन्नी करके, ये सब डायरेक्ट करते थे। वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्शन। मैं सुबह बनता था पितामा, शाम को रात को हम लोग वहाँ चोपड़ा साहब ने पास में ये बीबीआर का ही था, पास में एक पंजाब का सेट लगा दिया था। हम सुबह उठ के वहां पर करके पितामा का सब कुछ बोल बाल के फिर आके दाढ़ी बन के सरदार बन के मैं इसके डायरेक्शन में चुन्नी करता था। मैं एक बात एंड की बात करूँ, किसी ने मुझे आकर कहा था सर आपने चुन्नी किया ना, मैंने कहा किया, बोला उसमें सर पितामा बहुत दिखता है। तो मैंने कहा दिखेगा ना, मैं सुबह पितामा था, शाम को मैं सरदार बन जाता था। पर इन महाशय ने वो सीरियल डायरेक्ट की थी, मैं समझता हूँ वन ऑफ बेस्ट, एंड इट वाज ऑन अ सरदार और हिंदू के बीच में एक वैमनस्य हो गया था ना, 1984 का 84 के टाइम पे जो भिंडरावाले नहीं, जो आई थिंक इंदिरा गांधी को मारने के चक्कर, उसी के बाद तो उसके बाद में हिंदू और सिख के बीच की सिख पहले हिंदू होता है। मेरा इस सीन में एंड में सीन था, पगड़ी उतार के बेटे बांटना चाहते हैं फैमिली को, और ये आके बोलता है पगड़ी उतार के, अरे काट इस पगड़ी को काट, तो बांटना चाहता है हम लोगों को, भाई उसको पहले पगड़ी को, और बीवी चुन्नी, वो बीवी अपनी चुन्नी रहती है, इसको काट। सो इट वाज वेरी वेल मेड एंड ही डायरेक्टेड, इट वाज द फर्स्ट डायरेक्शन। नहीं मैं तो अच्छा ये शो एड फिल्म में करता था वो सब, बहुत कुछ कर चुका था, बट इट वाज गुड एंड आई थिंक हमारी चली। पर मैं यहाँ खत्म नहीं करूंगा इसको इसकी थोली, जिसकी थैली में एक और क्रेडिट भी डालूंगा। इन्होंने मेरे को एक और सीरियल में डायरेक्ट किया जिसका नाम था महाराणा प्रताप। You played Rana Sanga, Rana Pratap's grandfather, grandfather. Yes, grandfather. And that was Rana Pratap was being played by Vinod Khanna. अब आपने छेड़ दिया तो मैं भी चला शुरू हो जाता हूँ। मेरे को याद है गूफी का मुझे फोन आया था, मुकेश मैं एक सीरियल कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या? राणा प्रताप। ओके, आई वाज थिंकिंग कि राणा प्रताप ऑफर कर रहा होगा मुझे।
तो मैंने कहा हाँ बुलबुल क्या है क्या है? 97 उस जमाने में मैं हर हिस्टोरिकल कैरेक्टर करने को तैयार था। आई वाज मैड ऑफ डूइंग एवरी। तो ये बोलता है उसमें एक रोल है राणा सांगा का। अब मेरे कान खड़े हो गए, मैंने कहा अच्छा वो उसके दादाजी हैं। मैंने कहा सुना है राणा सांगा 80 घाव लगे थे तन में फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, ये राणा सांगा का इतने घाव लगे आई थे। थिंक 86। तो सुन बात इंपॉर्टेंट, मैंने कहा गोफी व्हाई राणा सांगा, व्हाई नॉट राणा? यार मुकेश के एक्चुअली वो कर लिया तो मेरा यार बहुत यार आना है कर ले। वो प्रोड्यूसर को एक्चुअली क्या वो विनोद खन्ना से बात कर रहे हैं, यही मैं जैकी श्रॉफ नहीं जैकी श्रॉफ से बात चल रही थी नहीं वो विनोद खन्ना बोला विनोद खन्ना से बात चल रही है तो इसीलिए विनोद खन्ना नहीं उनको चाहिए था तो वो यार तू मेरी सीरियल को स्टार्ट दे दे बिकॉज वो बिगिनिंग के 16 एपिसोड या 15 एपिसोड तो कर ले मेरे लिए यार। मैंने कहा करता हूँ और मैंने किया। अब आप बहुत अच्छा किया हुआ मुझे याद है, पर मैं उसमें जो अच्छाई को बात ही करूंगा, मैं उसकी एक रियल इंसिडेंट की बात करूंगा। उदयपुर या जोधपुर कहाँ शूट किया हमने? नहीं बीकानेर का बहुत राजाओं ने उनको पूरा का पूरा फोर्ट दे दिया, ऑथेंटिक फोर्ट, पैलेस भी था, फोर्ट भी था, सब कुछ था। पर मैं तुमको जो बात बता रहा हूँ वो आज की मतलब पॉलिटिक्स की बात नहीं बोल सकता, लेकिन ये बात है कि मैं इतना क्योटिक शूटिंग थी वहां पर। इसको भी शिकायत की थी, कभी ड्रेस तैयार नहीं है, कभी वो लड़की जो हीरोइन बनी थी मेरी वाइफ बनी थी वो बोलती है मेरे कपड़े ठीक नहीं बने पड़े, वो नहीं पड़े, मैं देखता रहता था, झगड़ा करते रहते। तो बहुत और फिर ना हिस्टोरिकल बनाना मजाक नहीं है। ये बेचारा देखा तो मेरे को उसका प्रोड्यूसर का नाम अर्जुन सिंह था, शायद अर्जुन सिंह था। yes. वो अंधेरे में हम लोग बैठे थे तो उसका शायद फादर या कोई आके ऐसे आके बैठ गया मेरे पास। ऑलरेडी वी हैड शॉट फॉर अबाउट 4, 5, 6 एपिसोड्स। तो मेरे को बोलता है अंधेरे में, सर ऐवे नहीं हो सकता। मैंने कहा कैवे नहीं हो सकता? बोला ऐसे नहीं कर सकते कि दादा भी आप पोता भी आप। मैंने कहा क्या मतलब? बोला सर आप भी राणा प्रताप का भी रोल कर रही थी, राणा संगा रोल कर रही थी। अब मैं थोड़ा भड़का हुआ था उसको कि इस केओस में पागल हो जाऊंगा मैं। मैंने कहा नहीं पहले क्यों नहीं ऑफर किया? पहले तो मैं मांग रहा था आपसे राणा प्रताप और मैं नहीं करूंगा। मैंने बोला तेरे शायद बात तेरे तक नहीं गई होगी, पर ये बात मेरे को उसने आके कही थी कि सर आप तब तक ये विनोद खन्ना नहीं आए थे, तब तक विनोद खन्ना दिल्ली जाके बाद में किए। तो मुझे वही था कि मुझे मुझे पहले क्यों नहीं महाराणा प्रताप? मैं करता, मुझे मालूम है मैं अच्छा करता, क्योंकि मेरे पास आई डोंट नो समहाउ हिस्टोरिकल रोल्स हो गए, सुपर हीरोज हो गए, मेरे अंदर से निकलते हैं, चाहे शक्तिमान हो। उससे पहले शायद तुम्हारा शिवाजी वाज ऑन अनदर। मैंने आपको शायद सुनाया भी है अपनी किसी और वीडियो में, बाला साहब ठाकरे के वीडियो में, कि मैं शिवाजी भी करना चाहता था। मेरे बड़े भाई साहब वेद खन्ना जी जो अभी नहीं है, मुहूर्त में एक कैलेंडर बनाया था जिसमें मेरी ऐसे फोटो शिवाजी की तरह से ऐसे बना के फोटो, बहुत अच्छी फोटो आई थी। और वो मैं शिवाजी कर रहा, हमने गाना रिकॉर्ड किया था वाडकर की आवाज में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हमारे म्यूजिक डायरेक्टर थे जो गाना प्यारेलाल जी, लेकिन समहाउ वो सीरियल दूरदर्शन पर हम पास नहीं करा पाए या कुछ नहीं हुआ और नहीं बनी और रह गई। पर मैं कभी कभी मजाक में बोलता हूँ अच्छा हुआ मैंने नहीं की, तो लोग बोलते क्यों नहीं, आपको अच्छा लग रहा है? बोला अगर मैं शिवाजी बन चुका होता ना तो हर शिवाजी जयंती में मुझे दाढ़ी लगा कर बुलाते, मुकेश जी हमारी शिवाजी जयंती, और मैं दाढ़ी से भड़कता हूँ। मैंने कहा चलो मेरी किस्मत में नहीं होगा शिवाजी, बट शिवाजी भी मैं उस वक्त हिस्टोरिकल रोल में बहुत इंटरेस्टेड था। मुकेश खन्ना, आप भूल गए हैं कि आपने एक और टेलीविजन सीरियल हमारे साथ किया था, बहादुर शाह जफर। उसमें हिंदी कवि बने थे। इसके लिए आता हूँ गजल और इन्होंने जो कविता सुनाई और वो मुशायरा था, द ग्रेट मुगल मुशायरा, बहादुर शाह जफर के दरबार में अशोक कुमार वाज एंड आई प्लेड ब्रिटिश बना। लेकिन इनका जो मैं इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ वो ये था कि ही इज लाइक नाना पाटेकर और अमिताभ बच्चन जो अपनी आवाज से पहचाने जाते हैं, उसमें इनकी आवाज किसी और ने डब की। मैंने कहा वो भी अरुण बख्शी ने। क्यों किया? जब तो मैं कांटेक्ट में था नहीं, वो क्योंकि अच्छा उसमें क्या एक्चुअली गाने मैं समझ गाने प्रॉब्लम ये था कि जैसे अभी किसी ने मेरे बारे में एक कमेंट पास किया कि मुकेश जी को जो है, मुकेश खन्ना को कॉमेडी का सेंस नहीं है, सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। आप जानते किसने कहा? वैसे ही उस वक्त ये जो गजल में पढ़ता हूँ वो क्या एक मुशायरा होता है, और ये एक थोड़ा पागल टाइप मुशायरा होता है। मशहूर आदमी है, शॉल पहन के आता है ऐसा,
और वो उसके सामने वो लोग ऐसे वो रख देते हैं, सबकी जिसको गाना होता है उसके सामने वो रखी जाती है, पाँव पड़ते हैं कहीं, पाँव पड़ते हैं कहीं, तो उसमें वो आदमी ऐसा बैठा है तो उसके सामने आके वो क्षमा रख दी जाती है, तो वो उसको ऐसे करके बुझा देता, जो कोई नहीं करता। अशोक जी का मुझे क्लोजअप याद है, स्माइल किया और फिर उसके बाद में ये एकदम है ना, ये अपने जिंदगी में रहता है, पाँव पड़ते हैं कहीं, आंख कहीं, पैर कहीं, वो है, ये है, वो है, बोल गया। अब दिखने को तो बहुत अच्छा लगा था, जिसने भी बहुत तारीफ की। मैं बाद में क्या करता है, एंड में उठ जाता है, खत्म करता है, उठता है और वॉकआउट कर जाता है। अब इनको लगी कि उसमें थोड़ा तरन्नुम नहीं था उसमें, ये बिकॉज वो तो शेर की तरफ पढ़ना था, तब जाके आप लोगों ने कराया तरन्नुम में उसको। एक और आपने मुझे याद दिलाया, मैंने एक सीरियल की, मैं अगर आपको याद दिलाऊं कि हमने एक और भी काम साथ में करने वाले थे, किया भी था। अच्छा, लाला जी द लायन ऑफ कश्मीर। ओह यस, आई मस्ट टेल यू बिकॉज दिस इज अ बिग सीक्रेट, आज तक किसी को नहीं मालूम कि हम आज से कितने साल पहले, 4 साल 6 साल 7-8 साल पहले, जिस वक्त हिंदुओं को निकाला गया था, तो 20 साल हो गए उसको, कश्मीरी पंडितों को निकाला, उसके ऊपर हमने एक सब्जेक्ट इन्होंने सजेस्ट किया। एक राइटर हैं जिनका नाम अश्विन कौशल, मुझे हम लोग डिस्कस करते क्या बनाए, और उन्होंने बताया सर एक कश्मीर की कहानी है जहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम है लाला जी, बोलते हैं बहुत फेमस, लाला जी द लायन ऑफ कश्मीर, वन मैन स्टैंडिंग, मतलब वो एंड तक खड़ा रहता है, सब लोग भागते हैं, ये रोकता है, कैसे रिहेबिलिटेट, तो वो रोकता है कि मत जाओ, क्यों जाएंगे, हमारी जगह है। तो हम और इन्होंने और हमारे साथ मुझे लगता है फकीर नबी, जिसके बारे में मैं आपको बोल चुका हूँ, जिनकी डेथ हो गई, मेरे ऑफिस में काम करते थे, ये अश्विन कौशल और फकीरा ने 1 साल यहाँ बैठकर उस स्क्रिप्ट पे काम किया था, बहुत काम, जिसमें मैं लाला जी बनने वाला था, और बहुत ही टेरिफिक सब्जेक्ट था वो, जिसमें कैसे लाला जी एंड में फिर पाकिस्तान को उसको जेल में ले जाते हैं, कैसे डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और कैसे वो सारा निकल के आता है लाला जी, हाउ ही सेव्स इनोसेंट कश्मीरीज, और फिर तो आजकल जो गवर्नमेंट करने जा रही है वो हमने 7-8 साल पहले हमें पता है कैसे हम लोग उसको रिहेबिलिटेट कर, पर मैंने बीच में वो सब्जेक्ट में नहीं बना पाया, मेरे दिमाग में पहले शायद दूरदर्शन ही था, मैं फिर थोड़ा सा माफ करना, थोड़ा सा वही बोलना चाहता हूँ, मैं कम एम्बिशियस हूँ, इसलिए मैंने पुश नहीं किया। इन्होंने बीच में कहा था, राइटर का भी फोन आया था, पर मैं आपको बता दूं, मैं उसको अभी पुश करने वाला हूँ, मैं उस सब्जेक्ट को अभी, क्योंकि अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, उसके ऊपर हम 26-52 के एपिसोड की बनाएंगे, जिसमें कश्मीरी पंडितों को कैसे, क्या सोल्यूशन है। मैंने एक बार कहा था, मैं बोल जाता हूँ कुछ भी, आपको मतलब मेरे यहाँ तक आता मैं बोल जाता हूँ, मैंने कहा अगर मोदी जी 2014 में उन्होंने प्रॉमिस किया था अपने जो क्या कहते हैं मैनिफेस्टो में, कि मैं पंडितों को स्थापित करूंगा वापस, एक हमारा उसमें छोटी सी अपील है टू ऑल इंडियंस बाय एंड लार्ज, कि भाइयों, एक कश्मीरी पंडित बोलता है कि हम आप ही के मुल्क में शरणार्थी। यस, मैं इसी बात को पकड़ता हूँ, अपने ही मुल्क में हम शरणार्थी बन गए, क्यों शर्म आनी चाहिए, हम क्यों शरणार्थी हैं? वी आर ऑल्सो सिटीजन, वी गॉट राइट टू डू समथिंग इन द वर्ल्ड। हम भी अपने बच्चों को पाले, उनको एजुकेशन दें, उनको बड़ी पोस्ट दिलाएं। सर आज 25 साल से अभी भी शरणार्थी बन के, इससे बड़ी बात नहीं होती। मैंने एक बार कहा था मोदी जी के बारे में, उस वक्त मैं तो बीजेपी का हूँ आदमी, सबको मालूम है, मैंने बहुत कैंपेनिंग की है, डॉक्टर वाजपेयी जी से लेके सबकी कर चुका हूँ। मैंने उस वक्त कहा था, मैंने कहा अगर मोदी जी इन पंडितों को वापस कश्मीर में अगर इस्टेब्लिश कर देते हैं ना, सुपर हीरो बन जाए। पर हम तो देखिए, ये होना चाहिए, बट क्यों नहीं हो रहा है? हम तो लोकेशंस भी देखा है। ये बात आगे बताना चाहता हूँ कि इसके बाद में मैं और गूफी कश्मीर में रेकी करके आए हैं। मैं ये मुझे किसी मैरिज फंक्शन में गए थे, मुझे बुला लिया, मैं गए, हम लोग श्रीनगर घूमे, वो सड़ी हुई जली हुई जहाँ पर जली हुई कॉलोनी दिखा दी है, पूरा जला दिया, कहते को जले हुए चीजें पड़ी है। पंडित हमने श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, सब जगह जाके हमने लोकेशंस देखे, और उसके बाद में मुझे याद है वहाँ के लोग हमको रिक्वेस्ट करते थे, जब मान के हम लोग पितामा आए हैं, शकुनी भी आए हैं, हमने काम बनाने जा रहे हैं कुछ, पूरा सरजी बनाइए ना, कश्मीर की परंपरा है हमारे, आपको मालूम है 70s 80s 90s के पहले हर फिल्म में रूल बाय रूल एक गाना होता था जो कश्मीर में शूट किया जाता था, कुछ ना कुछ होता था कश्मीर में। मेरे को तो इनके बिना भी मैंने रेकी किया था थोड़ा, उस वक्त भी और इनके साथ भी, हमको तो डिफेंस सर्विस ने भी बोला
कि आप आइए ये सब्जेक्ट यस आप आइए, ये परंपरा को फिर से शुरू कीजिए। मैंने कहा हम कोशिश करेंगे बनाने, लेकिन बाद में मैं थोड़ा सा पीछे हट गया। हमने कहा कि अगर यहाँ पर अभी भी हालात इतने अच्छे नहीं हुए थे, कभी एक जगह बम फट जाएगा, मैंने कहा तो खामखा हम लोग ने फिर वो सब्जेक्ट को होल्ड करके रखा है। पर मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ, मैंने इनको भी कल फोन करके कहा था, मैंने कहा वो लाला जी दी लाइन कश्मीर को फिर से स्टार्ट करें। अभी ये सो हैप्पी, बोला करो, हम उसको आज के हिसाब से चेंज करें। बिल्कुल, अब देखें कहाँ हम करेंगे, बट दिस इज वन न्यूज आई वांटेड टू गिव। पर एक बात और भी, मैं जैसे मैं कह रहा हूँ ना, गूफी पेंटल के साथ मेरे रिलेशन शायद औरों से ज्यादा है। चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे भीम हो, चाहे वो कर्ण हो। हालांकि कर्ण मुझे इनसे पहले जानता था। पंकज धीर वॉज इवन अर्जुन नहीं, पर अर्जुन से पहले, हाँ अर्जुन को भी मैं कॉलेज के जमाने से जानता था, मैंने डायरेक्ट किया था उसको। लेकिन पंकज धीर की कहानी ऐसी है कि नरेंद्र बेदी जब मेरे साथ पहली फिल्म मेरे को लॉन्च कर रहे थे, असिस्टेंट काम करता था। एक बार उसने किसी कहा था मुझे कितने मिलते थे पैसे एक दिन के, 400 रुपये, पता नहीं कितने हम लोगों को ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर मेरे को मिलते थे। मैं मुकेश जी की फिल्म में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन चुका हूँ। लेकिन गूफी पेंटल के साथ में एक और बात मैं बताऊं कि एक और जगह मैंने इनको याद किया, और जो शायद मैंने और महाभारत के आर्टिस्टों को नहीं किया। मुझे शिकायत भी मिलती थी, शक्तिमान बनाते हो और हमको याद नहीं करते हो। अब मैं आपको एक आयरनी बता दूं कि मैंने गजेंद्र चौहान को लिया था उसके अंदर। अच्छा, उसको एक स्वामी गुरु महागुरु बनाया था। लेकिन दूसरी बार शक्तिमान बनी जिसका नाम था हमारा हीरो शक्तिमान, लेकिन जयकॉल अवेलेबल नहीं था ललित परिवार। हमने ढूंढना शुरू किया तो सुरेंद्र पाल ने किलविश का ही रोल किया, लेकिन जयकॉल के लिए मैंने कहा चलो और नज़दीक दिखता कौन है तो मालूम पड़ा गूफी पेंटल कर सकता है। तो मैंने गूफी को फ़ोन किया एंड ही वेरी स्पोर्टिंगली सेड यस यस मुकेश मैं करता हूँ। अदरवाइज यूजुअली आदमी किसी और का रोल नहीं करते। व्हाई नॉट, बिकॉज मुकेश खन्ना इज लाइक अ फैमिली। अगर हम एक दूसरे को, अगर पुनीत ना मुझे पूछे या मैं पुनीत को ना पूछूं या मैं मुकेश को ना पूछूं, मुकेश मुझे ना पूछे तो ऑड लगता है। नो, वी आर अ फैमिली एंड द मोमेंट ही सेड आई न्यू that I have to work in this and it was pleasure. बड़ा मजा आया काम करके because it was very different for me. Special effects काफी थे and we shot in a studio here in Goregaon. In Goregaon, yes. Goregaon और फिल्मिस्तान में हमने शूट किया था। yes. और क्रोमा था और बहुत अच्छा सेट वेट लगा हुआ था and I enjoyed and definitely I'm अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। वो भी हमने एक छोटे बच्चे को शक्तिमान बनाया था, जो अभी भी आ रहे हैं कि शक्तिमान कौन बनेगा। उसमें एक छोटे बच्चे के अंदर किलविश के पावर, एक ऊपर से पावर आते हैं एक मूर्ति में, लड़का उसके ऊपर गिर जाता है तो लड़के में पावर घुस जाता है, तो लड़के में वो पावर किलविश को चाहिए और वो बोलता किसी भी कीमत में लड़का मुझे चाहिए। और जयकॉल भी चाह रहा है कि उस लड़के को वहाँ लेके जाए, और शक्तिमान कैसे उस बच्चे को बार बार पीछे। बट आई वांट टू कन्फेस इन फ्रंट ऑफ ऑल माय मेरे चाहने वालों को ये डेफिनेटली बताना चाहूँगा कि मैं मुकेश के साथ, मुकेश वॉज ब्रांड एम्बेसडर स्पेशली फॉर शक्तिमान। भीष्मा के तो थे ही, लेकिन बच्चों में ये शक्तिमान बन गए थे। मैं इनके साथ उस रोड शोज में गया हूँ, मतलब पागल 40 ऐसे लोग, ऐसे बच्चे, इनके लिए क्रेज, गाड़ी में जाते थे, ट्रक में क्रेज होता था। और इनका जो है लार्जर देन लाइफ पोस्टर लगे होते थे हर तरफ एंड आई रियली एंजॉयड। वो जो बता रहे हैं मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ थी। मेरे शक्तिमान के नाम पर, या समझ लो मेरे नाम पर, शक्तिमान के नाम पे रायगढ़ में, छत्तीसगढ़ में रायपुर में और उसमें ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में 44 स्कूल्स खुले थे शक्तिमान के नाम। 3 स्कूल से उसने स्टार्ट किया था, मेरे पास आके बैठ गए थे यहाँ पर, सर हम आपको ब्रांड बनाना चाहते हैं। तो मैं एजुकेशन को लेकर बहुत सीरियस हूँ। मैंने कहा क्या चाहते हैं आप मुझसे? बोला नहीं मैं आप चाहता हूँ कि आप हमारे ब्रांड बनेंगे। मैं स्कूल, मेरे पास 3 स्कूल है, मैं मान गया। तो उन्होंने बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर होते थे, फर्स्ट टाइम बॉलीवुड शक्तिमान एम्बेसडर, मेरी फोटो खड़ी होती थी। हम लोगों की 30 गाड़ियों का काफिला होता था, जिसमें आगे बैंड ड्रामे होते थे। एक जीप में मैं होता था, साथ में ये खड़ा रहता था, और हम लोग जो है जाते थे और रास्ते में सब बच्चे बच्चे खड़े हैं, घूम घाम के पूरे टाउन का करके फिर एक जगह पे हमारी स्पीच होती थी मेरी, और फिर स्कूल की एंट्री यहाँ शुरू, बच्चे लोग अपने बाप तो दाखिला देना शुरू करते। 44 स्कूल उसने 3-4 साल में खोले। मैं हैरान हो गया। मुझे याद है कि रमन सिंह जी जो हमारे सीएम हैं छत्तीसगढ़ के, हम किसी फंक्शन में साथ में बैठते, बोला मुकेश जी ये कौन है? राजेश शर्मा नाम था उनका, जो
जो डायरेक्टर थे, जिनकी अभी दुखद कहानी है कि जेल में है अभी वो स्पीच देता था तो मुझे रमन सिंह ने कहा, मुकेश जी कौन है ये अनुदान नहीं मांगता, स्कूल पे स्कूल खोले जाता है। मैंने कहा देखो मैं भी इम्प्रेस हूँ क्योंकि ये जोत से जोत जलाने वाली बात है। तो मैंने इनको हाँ बोल दी और मैं भी इनके फंक्शन में, मुझे पता नहीं वहाँ स्कूल में क्या होता था क्योंकि हम लोग, मैं आता था होटल में ठहरता था, हम स्कूल को रात को कर 9 बजे वापस आता था, नेक्स्ट डे वापस आता था, फिर ये स्कूल चलते थे। अब पता लगा कि उसके एंड थोड़ी एंटी क्लाइमैक्स है कि वो भाग गया था बाद में। वो क्या है, हम लोग क्या कहानी है मुझे मालूम नहीं, बट 25,000 बच्चे सडनली स्कूल लेस हो गए थे और ब्लेम इस क्या है कि हम लोग शक्तिमान को देख के एडमिशन लिया। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम किसी के साथ भलाई करने जाते हैं, Exactly. अगर वो बैक स्टैबिंग कर दे, पता नहीं, मुझे आज से समझ में नहीं आया। बोलता ये भाग गया, इतने सारे करोड़ रुपए लेकर भाग गया, 200 करोड़ लेकर भाग गया, क्योंकि वो एडमिट फीस सबको पहले लेता था एसएससी तक की और बाद में वापस करने की बात होती थी। मुझे वो बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, इसलिए मैं अभी कोई मेरे को स्कूल की बात करता तो मेरे हाथ जले हुए, क्योंकि नाम तो शक्तिमान का खराब हुआ है। और मेरे को बाद में मालूम पड़ा था कि वहाँ पर पुलिस ने भी मालूम किया, तो मेरे को पूछा, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, पकड़ो आप उसको, कहाँ गया है वो आदमी। अब पता लगा 7-8 साल के बाद में पकड़ा गया है, अभी आजकल वो जेल में है और एक बार लेटर भी आया था उसकी तरफ से मेरे को। और वो इट्स एंड ऑफ अ बुरा इरादा, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप पैसा कितना भी कमा लो, क्षणिक होता है। आप अपने विचार सही रखो तो आप जिंदगी भर खुशहाल। एक छोटी सी बच्ची थी, उसकी बीवी और बच्ची तीनों जेल में है। बच्ची तो कई बार उसको अनाथ वहाँ रखा हुआ, बट दैट इज द एंड ऑफ दैट। इट वाज कॉल्ड एज अ डॉल्फिन इंटरनेशनल स्कूल। मैं बता दूं कई लोगों को तो कहानी मालूम है। सो उसमें मैंने गूफी को कहा था, गूफी तू भी आ जाए कर मेरे साथ में, हम लोग सब जीप में जाते थे, घूमते रहते थे और मेरा बच्चे। वेल देयर आर लॉट्स ऑफ कहानियां आफ्टर दिस। मैं एक बात और पूछना चाहूँगा आपको गूफी जी, तुमने रवि चोपड़ा जी के साथ तो बहुत एसोसिएशन किया था। जब मैं तुमको जानता था, सबसे पहले तुमको ही जानना शुरू किया, पर मैंने देखा था कि यू आर वेरी क्लोज टू द होल बिहार कैंप, और रवि चोपड़ा वाज अ जेम ऑफ अ पर्सन। क्या तुम्हारे उसके उनके बारे में कहना है? नहीं, God bless him wherever he is, and may his soul be really rest in peace. मतलब रवि चोपड़ा was आइकॉन, जिसे बोलते हैं ना कि पढ़ा लिखा इंसान, एक संभ्रांत फैमिली, और बहुत ही मैनर्ड, वेल मैनर्ड एंड वेरी गुड बिजनेसमैन, वेरी गुड टेक्नीशियन। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि यू नो हम सब लड़कों का लड़कियों का ख्याल रखने वाले, मतलब ही वाज लाइक भाई कह लो, पिता कह लो, जेम ऑफ अ पर्सन। मेरे घर के शादियों में आए हैं, मेरी नीस की शादी में आए हैं। आपको तो मेरे साथ फैमिली रिलेशन, आपको जरूरत शायद नहीं पड़ी होगी, लेकिन हम में से कई लोग ऐसे भी थे जो बोलते थे रवि जी घर लेना है, पैसे नहीं है। अच्छा, तो उनको मुझे बुला के वो पूछते थे यार ये रोल तो बहुत आगे तक जाएगा, तो इनको काटते रहे ना, इनको दे देते, जितने चाहिए दे दो, जो मैं आज करता हूँ। मैं भी यही करता हूँ, मैंने कहा मैं जिसको जरूरत दे दो, किसी को गाड़ी चाहिए दे दो एडवांस में, वही आजकल नहीं कोई करता। मैंने देखा ही वाज वन ऑफ द वेरी वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, और सामने बात करता था और उनका ये पैर हमेशा ऐसे हिलता रहता था। गुस्सा हो गया ना तो उनका पैर चलता रहता था, मैं देखता था कि उनका पैर टिक टिक टिक, क्यों लेट क्यों आए। हम लोग जब शो करके आते थे, मुझे एक कहानी याद है कि ये सब हमारे साथ जब शो करके सभी, आई थिंक ऑलमोस्ट होल महाभारत टीम, और शूटिंग थी उस दिन महाभारत की, 2 बजे पहुंचना था, ट्रेन या प्लेन लेट हो गया होगा, हम लोग 4:30 बजे 3-4 बजे एंटर किए और सेट लगा पड़ा है फिल्म सिटी में, और रवि चोपड़ा ऐसे ऐसे खड़ा हुआ है और बोलते क्या है, तो सब लोग डरते डरते हैं। जो उसने पुनीत ने भी शायद वो शो में सुनाई कहानी, आपके कॉमेडी शो में बात बताई, रवि चोपड़ा ऐसे, कुछ लोग जो जा नहीं पाते थे वो चढ़ा देते थे, दिस इज नॉट गुड, यू नो द एंटायर एटमॉस्फेयर इज गेटिंग स्पॉइल्ड करके, हाउ कैन सम पीपल लीव फॉर शोज, और हम लोग यहाँ मर रहे हैं, रवि जी डिसिप्लिन, दैट्स व्हाई यूज्ड टू गेट। तो वो क्या क्यों सर, वो क्या है वो प्लेयर दर्द तुम लेट। अच्छा, अब मैं बताऊं, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, तुमने बताई, पीछे मैं खड़ा हूँ, और मेरी दिक्कत क्या थी कि मुझे उसी शाम को मेरी तहलका फिल्म की का मुहूर्त था। तहलका जो आप जानते हैं मेरी, और शम्मी कपूर वाज देयर फॉर द मुहूर्त शॉट एंड ऑल, और मुझे 7 बजे वहाँ पहुँचना था। तो मैंने इनकी मैं हालत देख रहा हूँ, सबको बोले अभी आते तुम लोग,
10 बजे की शिफ्ट, तुम 4:30 बजे आते हो, यहाँ आते हो, और वो जैसे कर वो पुनीत तो पहुंचा हुआ आदमी है, क्या है, रवि जी क्या हो गया, वो ये बसी उधर से अर्जुन, फिर ये लोग हटे तो मैं आया, मैंने कहा रवि जी क्या है, मैंने कहा 7 बजे मुझे जाना है। मेरे को देखते 4 बजे आते हो तुम और 7 बजे तुमको जाना है। तो मैंने कहा देखो रवि जी क्या है, मेरी एक फिल्म अनिल शर्मा की तहलका का मुहूर्त है आज, फिल्म आलिया पता नहीं कहाँ पर, और शमी जी भी है वहाँ पर, और जाना पड़ेगा। ओके चलो जल्दी करो, काम करो सर। It was a gem of a person. Yes. I miss him. I remember he used to always tell me, हम लोग जब मैं इनको मिलने के लिए गया, जब इनकी हालत ठीक नहीं थी, जब हॉस्पिटल से घर में आ गए थे, 3 साल तक शायद हॉस्पिटल का इनका चलता एंड का, और ये घर में ही इनका वो बना दिया था, नर्स रहती थी और ये बैठे रहते थे, और मैं उनको मिलने के लिए बंगले में गया था। तो इनकी वाइफ रेणु जी भी थी, मेरे को लेकर गया रवि जी ने, तो रवि जी ने मेरे को ऐसे देखा, एक तो इमोशनलेस फेस था। तो मैंने कहा रवि जी स्माइल कीजिए, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्माइल, आप क्यों स्माइल करते हैं, मेरे को देखते रहे करके। तो रेणु ने कहा हाँ बोल मुकेश, इनको बोल, मुस्कुराते नहीं है, फेंट स्माइल दी, एंड दैट वाज द लास्ट टाइम व्हेन आई सॉ। उससे पहले एक और भेंट हुई थी, अच्छा, यू हैड कॉल्ड मी, फोन आया उफी, यार मैं जरा थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ, तू सॉल्व करेगा। मैंने कहा बोल मुकेश, कम टू ऑफिस। मैंने कहा अच्छा काम बता, कहते तू आ जा। मैं आया, आपके एक दोस्त थे शर्मा जी, वेरी फेमस आर्ट डायरेक्टर, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई हुई थी, हाँ याद है, उसकी मदर की पेंटिंग, रवि जी की ये जिन्होंने महाभारत, जिन्होंने संजय खान की पूरी वेरी फेमस पेंटर है वो, कौन सा सिंह नाम उनका नाम, तो उन्होंने कुछ पेंटिंग, शर्मा बहुत फेमस है, जिन्होंने पूरे के पूरे ग्रेट मराठा, उनके बेटे हैं, जिनसे मैंने 2 पेंटिंग से खरीदी थी, 2.5 लाख की 2 पेंटिंग मेरे घर में लगी। उन्होंने रवि चोपड़ा साहब की मम्मी की, यानी मिसेस बी.आर. चोपड़ा की बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई थी, और ये दोनों पहचान नहीं पा रहे थे, मुझे बुलाया कि देखो ये मम्मी की है। हाँ, मतलब कि उसको पता नहीं किसकी बना के छोड़ के गए वो। तो फिर मैंने कहा हाँ भाई ये तो बड़ी मम्मी की है। तो फिर हमने जाके रवि चोपड़ा को ऑफिस में भेंट किया, वो सो हैप्पी, अपनी मदर की फोटो देखे थे। सो ये एक और गोफी एंड में एक छोटा सा सवाल पर्सनल पूछूंगा। यू वर पेंटर कॉल्ड Goofy Painter. There was already a famous actor called Painter. Yes. आपके जुड़वा भाई थे और आपसे पहले आ गए थे। आपको या आप पहले आए थे, मुझे पता नहीं, वो बाद में बताना मेरे को। लेकिन आप उनकी प्रेजेंस से कभी आपको कोई प्रॉब्लम हुई या उनकी पॉपुलैरिटी ने आपको कभी इफेक्ट किया? बिकॉज कई बार एक बार मैंने देखा किसी ने इंटरनेट में तुम्हारी फोटो डालने के बदले पेंटर की फोटो डाल देते। मैं उसको बोलता हूँ ये पेंटर है, गोफी पेंटर नहीं, हटाओ इसको। वो बड़ी कंफ्यूजन है लोगों को। नहीं, लेकिन तुमको कंफ्यूजन तो छोड़ो, लेकिन तुमको उनके अपने भाई की वजह से कभी नॉट थ्रेट बट कंपटीशन आई बीच में? नहीं मुकेश, तुम तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो, मैं उस बैल की तरह हूँ या घोड़े की तरह हूँ जिसने ये दोनों लगा रखे हैं, और मेरा टारगेट है तुम तो मैं इधर उधर नहीं देखता। और तुम एक्टिंग में इतने ज्यादा मेरे ख्याल से शौकीन भी नहीं थे कि एक्टर बनने का। नहीं, डायरेक्शन और एक्टिंग साथ में करता था, पेंटर एक्टर था, पर कंपटीशन नहीं था, क्योंकि ही वाज, एक तो वो एजुकेटेड था, मैं नहीं था। अच्छा, मैं एक्सपीरियंस प्राप्त करता रहा थ्रू माय ऑब्जर्वेशन, असिस्टेंट, और उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने आप को पॉलिश किया। मैंने देखा मुकेश खन्ना क्या कर रहा है, मैंने देखा दिलीप साहब क्या कर रहे हैं, मैंने देखा राज कपूर क्या कर रहे हैं, देव साहब क्या कर रहे हैं, तो उनसे सीखा, ऑब्जर्व किया। लेकिन ही वाज एजुकेटेड फ्रॉम इंस्टीट्यूट, हमारा कोई कंपटीशन नहीं था, और मोर ओवर ही took up comedy. He was known as very big comedian, though he was very good. He was very thin when he was in institute. Though he was very good in any type of role. Very good actor, very versatile. रोला दे लड़की बन के भी काम किया था। मेरा जो है वो characters, because I focused on negative roles
and serious characters. तो कभी आपके बीच में कभी ऐसे कभी कोई नहीं। मनमुटाव भी नहीं ना। हुआ, अच्छे रिलेशंस हैं? That's okay. That's good. अच्छा, because I have worked with him. मेरे सौगंध में भी थे, मेरे साथ सौगंध कई में बार थे। लोग पूछते हैं, अरे सर आप भाई हैं? मैंने कहा we share the same parents. But you are from army background. Army and Sardar हैं हम. सरदार भी हैं। We are क्यों आप from. मोना क्यों? I was born in Lahore हाँ। just before partition, अच्छा, ये लाहौर। and he was born in India just after. Your elder brother. Yes. Okay, just after partition came. But मैं 4 साल बड़ा हूँ उससे और वो 4 साल सीनियर है एक्टिंग में. एक्टिंग में उल्टा कर दिया उसने, आगे घोड़ा फास्ट बना कर दिया। तो तुम लोग जो थे, बट पर सरदार बन के मैंने दोनों को नहीं देखा। नहीं बिकॉज मोना बन गया आप शुरू से। हम लोग वो 5वीं में था जब उसने बाल कटवा लिए और मैं 9th में थी. ओके, मेरी जोड़ी ये जूड़ा था. अच्छा, जुड़ा बन गया। So you what was your first film My first film as an actor? as an actor was Atmaram's Cat with Vinod Khanna. तो तुमने फिल्मों से क्या, सीरियल से नहीं स्टार्ट किया? नहीं, फिल्मों से। Serial थे का. Then Laddu Singh came, taxi Laddu Singh. driver, which was Doordarshan का. Then I started. So this is Goofy Benton, one of the major milestone, और मैं समझ सकता हूँ कि पिलर ऑफ महाभारत, बिकॉज जिस तरह से भीष्म पितामह ने, डॉक्टर राय साहब ने भी, और पंडित नरेंद्र शर्मा जी का मेन एक्चुअली कंसेप्ट था कि महाभारत को 5 जनरेशन जो है भीष्म पितामह के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई थी। मैंने खुद फील किया है कि जिस तरह से मुझे नहीं मालूम था भीष्म पितामह कौन, आई मीन ये नहीं कह सकता नहीं मालूम था, पर मुझे उतना ही मालूम था जितना मैंने किताबों में पढ़ा है, जितना लोग जानते हैं, और लोग तो मुझसे 10 गुना कम जानते हैं। उनको ये पता है कि भीष्म पितामह मतलब क्या, भीष्म प्रतिज्ञा, और क्या बाणों की शिला, दैट्स ऑल। What was his योगदान? How was he? How great was he? Nobody knew. Even I did. I was not interested in doing Bhishma. But मेरी किस्मत में आयुष्मान भव कहना लिखा था, इसलिए मुझे भीष्म पितामह मिल गया एंड में, और मैंने हाँ कह दिया, और मैंने दिल से किया। मैंने अच्छा इसलिए किया कि मैंने अपने बाबा, अपने फादर की सेवा की है, मदर की सेवा की है। पितृ भक्ति क्या होती है मेरे को निकालना नहीं पड़ा अपने अंदर से, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिलेमा है। एक आज का लड़का अगर ये बोले, अरे कोई अपने बाप के लिए कभी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेगा? बोलेगा नहीं, चल ठीक है। मैंने कई बार लड़कों को पूछा, बोला सर ठीक है, शादी तक तो ठीक है, हम कह सकते हैं बाप की खुशी के लिए हम शादी नहीं करेंगे, पर अगर ये भी कहो कि अफेयर भी नहीं करने का, आपको ब्रह्मचारी बन के रहने का, तो मैंने कहा आज का बच्चा वाले छोड़ यार, इतना थोड़ी कर सकते हैं। कोई नहीं। गंगा पुत्र, मैं एक क्वेश्चन फिर भी पूछूंगा, आप विवाह कब कर रहे हो? मैं तुमको इसके लिए विजयी भव नहीं कह सकता पुत्र, विजयी भव नहीं कह सकता, क्योंकि ये मेरी अपनी जिंदगी है। यहाँ लिखा होना चाहिए शादी होने की। मैं शादी इंस्टीट्यूट के खिलाफ नहीं, कई बार बोल चुका हूँ। मेरे से ज्यादा कोई इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज को सेकंड नहीं करता। लेकिन मैं ये जो बताना चाहता था कि जिस तरह भीष्म पितामह ने पूरे 5 जनरेशन करके जो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो डॉक्टर साहब ने भी बनाया, और मुझे भी धीरे धीरे सुर मिलना शुरू हुआ और मैंने करना शुरू किया, और मालूम पड़ा कि शांतनु के 8 लड़के थे, किसी को नहीं मालूम था। वैसे ही एक कैरेक्टर जो नेगेटिव साइड को संभालता है वो है गूफी बेंटन शकुनी। शकुनी के एंट्री भी मेरे साथ हुई थी, क्योंकि जब मैं लड़की हाथ मांगने के लिए धृतराष्ट्र के लिए कंधार जाता हूँ, तो ये बोलता है कि अंधे को क्यों चुना आपने, आपको पांडु नजर नहीं आया। तो इनकी शुरुआत मेरे साथ ही हुई थी उस महाभारत में। वो डायलॉग क्या था, हाँ, सुनाओ। कहते गंगा पुत्र, ये आपने क्या कह दिया? हाँ। ये कहकर ना केवल आपने हम मेरा अपितु गांधार का अपमान कर दिया। आपको ये मेरी प्रिय बहन गांधारी का हाथ उस नेत्रहीन धृतराष्ट्र के लिए क्यों सूझा, महाराज पांडु के लिए क्यों नहीं सूझा? और यही नहीं आगे अरे ये विवाह होने से गंगा पुत्र मेरी बहन के जीवन में उसका चंद्रमा उदय हुआ तो क्या, और ना हुआ तो क्या, उसके जीवन में तो सदा अंधकार ही छाया रहेगा ना। मैं जब जब राजभवन जाऊंगा और अपनी कमल रहनी बहन को देखूंगा तो मेरा क्रोध अपने लंबे लंबे नखों से मेरा हृदय खरोंचने लगेगा गंगा पुत्र, और मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी क्षमा नहीं करूंगा। मैं सर्वनाश कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा पांडवों का, सर्वनाश कर दूंगा हस्तिनापुर का, सर्वनाश। यही चीज जलन जिसको लेकर गांधार से, अगर आप आज गांधार की बात करें तो आज का गांधार कौन सा है? अफगानिस्तान, गांधार जिसको Yes.
हम बात कर रहे हैं दिल्ली की या हस्तिनापुर की, कंधार से जाके वहीं रह गया। यही जलन लेकर इसने पूरी महाभारत में शकुनी ने हमेशा फांसे घुमाता रहता था, यही जलन कि मैं सर्वनाश कर दूंगा। तो इसलिए महाभारत का अगर दूसरा सॉलिड पार्ट था वो शकुनी मामा का सॉलिड पार्ट था, जिसको मैं कभी कभी मैं जैसे आप जो है ना वो बताए थे बड़े मायूस, मतलब विवश बंधे हुए विवश तख्त से। हाँ। लेकिन पॉलिसीज दो चलती थी, एक कृष्ण की एक शकुनी। द वे यू डांटते थे ना उसको, भांजे बालक से बड़ा तो वो तो कम बड़ा होगा, तो हम लोग देखते थे कितना डांटता है। और वो दुर्योधन को भी, इनको एज एन एक्टर मैं बता दूं आपको, एज एन एक्टर क्या होता है, आपके सामने कोई एक्टर चढ़ जाएगा तो आप वेट करते कि मैं क्या करूं, वो लोग सारे पंकज दी चले गए थे डॉक्टर साहब ये बार बार मूर्ख बोलता है, गलत कब बोलोगे, तो वो जैसे क्या बोलता है, कितनी दफा बोला सरदार तुम्हें, मैंने कहा आपने 2 दफा लिखा था, अगली बार 10 दफा बोलना। ये डॉक्टर साहब जो इवन अर्जुन को भी बताया था कि तुम क्यों बोलोगे, पितामह बोलेंगे। और वो मुझे कहा था कि तुम्हारा जब रोल आता तो मेरी कलम ऐसे चलती है, अर्जुन का रोल आता तो मेरी कलम ऐसे करके रुक जाती है, बिकॉज ही न्यू व्हाट इज हैपनिंग। सो दिस वाज Goofy Painter, a strong pillar of Mahabharat. I am very happy to have him here. I am very happy to be a part with Bisham International. Lovely. And I must say that हमने ये बातें काफी सीरियसली की है, कॉमेडी में नहीं की है, हा हा हु हे करके हमने नहीं किया है, फुहड़ता भी नहीं दिखाई है। मैं यही करने के लिए मैंने ये शो स्टार्ट किया। माफ करना, कई लोगों को बुरा भी लगेगा कि मुकेश खन्ना अपने आप को क्या समझता है, उसने द मुकेश खन्ना शो किया। भाई मुझे अपना नाम नहीं बढ़ाना, मैं मुकेश खन्ना हूँ। जैसे कल मैंने कह दिया उनको कि आप हमारे आप अपनी ताकत मत लगाइए हमारे किरदारों को एपिक के बढ़ाने का टैलेंट मैंने अपने लिए नहीं किया, पर मुझे ये बताना है कि टीवी में जो कुछ चल रहा है अच्छा लगता है, ठीक है, हंसने को मजा आता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि क्यों इतना अश्लील होते जा रहे हैं हम लोग, क्यों हम लोग यही बातें। तो ये संस्मरण इन्होंने जो वहां सुनाया, मैं चाहता था कि मेरे पास आकर जिसने लोगों ने मिस किया कि भीष्म पितामह क्यों नहीं थे वहां पर, आप नहीं क्यों थे, मैंने बताया कि मैं नहीं था, उसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है। बट अभी मैंने गुस्ताखी की है इस शो को स्टार्ट करके, इसलिए मैंने दुर्योधन को उस दिन बुलाया और मैंने अभी मेरे नज़दीकी दोस्त गूफी पेंटर को बुलाया, और ये प्रूव करने के लिए कि हम उससे ज्यादा संस्मरण आपको महाभारत के सुना सकते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि इसलिए नहीं थे कि ये घायल थे और शैया पर लेटे हुए मेरे शैया पर लेटे हुए का एक इंसिडेंट सुना दूं मैं गूफी पेंटर के सामने। रंग भवन में सब बैठे हुए थे, रंग भवन जो जेवियर्स के कॉलेज के सामने एक है, बैसाखी की रात का फंक्शन था, राजू श्रीवास्तव माइक पे था और पूरी चोपड़ा खानदान थी वहां पर, इवन राजेंद्र कुमार पता नहीं वो सब लोग थे पता नहीं, पर ये लोग जो थे तो उसने बोला कि मुकेश खन्ना के बारे में एक ऐसी बात मशहूर होती कि पितामह जो हैं वो बाणों की शैया पर लेटे रहते थे, मरते नहीं थे। जोक था उसमें, बोला एक हफ्ते में जब पितामह बोलते थे बाणों की शैया पे लेट गए, अच्छा मैं ये तो लोग बेट लगाते थे, खासकर बच्चे, आता जाना अभी मरेगा, रो नहीं मरा, एंड में 1 हफ्ता और 2 हफ्ता और तीसरा हफ्ता और अल्टीमेटली पत्रकारों की टीम पहुंच जाती है फिल्म सिटी में शूटिंग करते हुए, मुकेश खन्ना जी लेटे हुए हैं बाणों की शैया पर और पत्रकारों की टीम उनके पैरों पर खड़ी होती है। आप सिद्धार्थ कब रहे? तो पितामह ने कहा, मुकेश ने, मेरे सिरहाने आओ पुत्र, मेरे सिरहाने आओ। तो बोला पूरा ग्रुप यहाँ पर आया, बोला हाँ आप कहो, बोला नहीं हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप मरने कब वाले हैं? तो मुकेश ने कहा वो क्या है कि चोपड़ा साहब जी अभी तक पेमेंट नहीं दी है, पेमेंट नहीं दी है। सो दिस इज यू कैन से कि उस शो में इसलिए नहीं आया कि मैं लेटा पड़ा था, बाणों की शैया मैंने अपने ऑफिस में लगा के रखी हुई है। सो दिस इज व्हाट महाभारत ऑल अबाउट, मेमोरेबल। इसके ऊपर पूरी महाभारत फिर से लिखी जा सकती है, हमारी जो संस्मरण है, कहानियां हैं, ये तो कुछ नहीं, हमने जो आपको 10% भी नहीं सुनाया हुआ, हर एक्टर की अपना एक्सपीरियंस है। बट थैंक यू, आई एम ऑब्लाइज्ड कि आज आपने मुझे इस काबिल समझा। अरे नहीं साहब, आप इस काबिल के भी बहुत आगे काबिल हैं, तो वो सवाल ही नहीं उठता है। मैं तो आप पार्ट ऑफ महाभारत है, इसीलिए मैंने आपको इमीडिएटली याद किया। मैंने स्टार्ट किया पुनीत से, क्योंकि पुनीत को लोग नहीं समझते थे कि ये धार्मिक भी है, वो साला अधर्म की बात करता है, बहुत अच्छा बोल गया वो, और मैं जानता था उसके बारे में, तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा चल तेरे साथ हम धर्म की बातें करते हैं। सो यू आर देयर एंड लेट्स सी, मैं और भी अपने महाभारत के कलाकारों को इनवाइट करूँगा, जिनको आना है वो आएंगे, जिनको
कॉमेडी शो में जाना चाहिए, जिनको सीरियस शो में आना है आइए, आपका स्वागत। थैंक यू वेरी वेरी मच।